हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिनका टैक्सेशन का पेपर था अभी मई 25 अटेम्प्ट का। और इस वीडियो के अंदर मैं उस टैक्सेशन वाले पेपर का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करी थी, मोस्ट प्रोबेबली वो एक दिन पहले आपको मिली होगी, जहां पर मैंने एमसीक्यू वाला पार्ट डिस्कस किया था। वहां पर इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी के सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस किए थे। वो वीडियो लगभग एक सवा घंटे की थी। अगर अभी आप तक एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस बार हमारे जो एमसीक्यू आए हैं मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, काफी ही कॉम्प्लिकेटेड आए हैं। कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जहां पर दो इंटरप्रिटेशन निकल सकती है और मैंने आपको बताया था इवन तक की ग्रेस मार्किंग भी वहां पे चांसेस है कि शायद आईसीआई को आपको प्रोवाइड करनी पड़े। तो एमसीक्यू वाले पार्ट को जरूर जरूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट की, जो 70 मार्क्स का होता है हमारा। इसके अंदर पहले हम इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको पहले तो एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं, माई व्यू पॉइंट विद रिगार्ड टू द डिस्क्रिप्टिव पेपर। एमसीक्यू वाले पार्ट में तो मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू इस बार आमतौर पे जिस लेवल ऑफ एमसीक्यू आते हैं उसके मुकाबले थोड़े से हाई लेवल के आए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में तो एज आई सेड इंफॉर्मेशन ही अधूरी दे रखी थी, तो वो तो वैसे ही कंफ्यूजिंग हो गए। और इवन जो बाकी क्वेश्चन भी थे आपने नोटिस करे, वहां पर अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, डीप में जाकर आईसीआई कुछ पूछ रहा था। अब जब एमसीक्यू इतने मुश्किल आते हैं ना कई बार किसी पेपर के अंदर, तो वहां पर आईसीआई पेपर को एवरेज आउट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को इजी कर देता है। और मई 25 में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 30 मार्क्स के अगर आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको लगेगा क्या धाकड़ पेपर है यार, ऊपर से जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन तो, या मैंने ये पॉइंट तो सोचा ही नहीं। और मैंने जब वो वीडियो डाली भी सही, उस वीडियो का मुझे रिव्यू भी यही आया, काफी बच्चों ने बोला सर आपकी वीडियो देखने के बाद लग रहा है मेरे एमसीक्यू में तो बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। बट डोंट वरी, आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है ना, वो इस बार कंपैरेटिवली मैं कहूंगा इजियर आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, एवरेज उसका ही है। बट पिछले 2-3 अटेम्प्ट में क्या हुआ था, डिस्क्रिप्टिव में एक दो ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था। इस बार आप मेरे साथ देखेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर डीप में जाकर कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, या फिर कोई बहुत डीप कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। बड़े ही सुपरफिशियल लेवल पे सीधे सीधे प्रोविजन अगर आपको आते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव का पूरा पेपर कर सकते हैं। ये बात मेरी इनकम टैक्स पे भी अप्लाई करती है और जीएसटी पे भी अप्लाई करती है। तो जो भी बच्चा एग्जाम में बैठा होगा, मोस्टली बच्चे एमसीक्यू वाला पार्ट पहले करते हैं, मैं खुद भी एमसीक्यू वाला पार्ट पहले करने की एडवाइस देता हूं। तो मेरे हिसाब से बच्चों का पेपर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरा होगा एमसीक्यूज देखकर। बट अगर आप उस वजह से अपने बाकी पेपर पे इंपैक्ट ना पड़ने दें और आप 3 घंटे में ठंडे दिमाग से आपने पेपर किया होगा, तो नो डाउट आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ओवरऑल स्कोर जो आपका आएगा वो इस अटेम्प्ट के अंदर काफी अच्छा लाया जा सकता है। चलिए अब एक एक करके हम एमसीक्यू अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले आप मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने आपको रिव्यू दिया इस बार डिस्क्रिप्टिव का, क्या आप उससे एग्री करते हैं या आपका कुछ व्यू पॉइंट डिफरेंट है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पेपर आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया हमने। आजकल आईसीआई एक दिन के अंदर अंदर ही क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देता है, ये अच्छी बात है। ठीक है जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर जो मैंडेटरी आता है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इस बार भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। और आपको मैंने ये भी बता रखा है, जितने भी हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करे हैं, कि आपका जो प्राइमरीली 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो पीजीबीपी बेस्ड होता है। उसी के अंदर मिस्टेक्स होती चली जाती हैं और वो क्वेश्चन टोटल इनकम का बन जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मिसेज एससी बोस एज 62 ईयर्स, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हमारा केस जो है वो किसका है, सीनियर सिटीजन का है। इज अ विडो ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। She earns income from business of running a flower bouquet shop at Kolkata. Business किस चीज का है, फ्लावर बुके का। And income from royalty from writing books of science and sells in India and abroad. दो तरह की इनकम है, एक है फ्लावर बुके वाली और दूसरी कौन सी है, रॉयल्टी इनकम। अब ध्यान दो, जो बुक्स की रॉयल्टी है, आधे बच्चों के दिमाग में क्लिक कर गया होगा, बुक्स की रॉयल्टी जब भी होती है तो उसके अंदर एक और सेक्शन भी अप्लाई होता है, 80QQB। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले क्लिक कर जाना चाहिए, जैसी रॉयल्टी इनकम है तो 80QQB की रिडक्शन जरूर मिलेगी। देखते हैं कहां पर मिलेगी आगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इज गिवन एज अंडर। ठीक है जी। पहले तो मैं ना क्वेश्चन के लास्ट में जाता हूं, रिजीम चेक करता हूं कि हमें कौन सी रिजीम के हिसाब से करना है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द रिजीम आंसर बदल जाता है। Compute the total income of Mrs. S.C. Bose under the default tax regime and as well as the optional tax regime। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है दोनों रिजीम के हिसाब से हमारे से आंसर मांग रहा है। तो पहले आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से करिए, उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए, फिर रेगुलर टैक्स रिजीम के हिसाब से करिए और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। देखिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जब भी ऐसे दो रिजीम के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे
तो क्वेश्चन डज नॉट एक्सपेक्ट, एंड हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन पूरे पूरे करके दिखाएं। हमें किसी भी एक रिजीम के हिसाब से पूरा क्वेश्चन करना है और फिर दूसरे रिजीम से आंसर निकालने के लिए सिर्फ जो डिफरेंशियल एडजस्टमेंट्स हैं उन्हीं को एडलेस कर देना है। यानी जहां जहां पे ट्रीटमेंट रेगुलर और डिफॉल्ट में अलग होगी, सिर्फ उन्हीं की एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करने बैठ जाओगे दोनों अलग अलग रिजीम के हिसाब से, आपका पेपर कभी भी पूरा नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर पहले हमसे डिफॉल्ट पूछी है तो हम पहले क्वेश्चन को डिफॉल्ट रिजीम के हिसाब से करेंगे और बाद में इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है हम नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से शुरू करेंगे। मैं एग्जैक्ट ना पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं मोटा मोटा बता दूं। कैलकुलेशन करने बैठ गया ना तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, राइट। इसके अंदर नेट प्रॉफिट है हमारा 20,69,000। लेट्स स्टार्ट दी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। पहले आप क्रेडिट साइड में अगर जाएंगे तो क्रेडिट साइड के अंदर सेल ऑफ फ्लावर बुके है, ये तो पीजीबीपी इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली पेंशन फ्रॉम पीएसयू थ्रू अ बैंक, जो फैमिली पेंशन आती है वो हमारी कहां पे टैक्सेबल होती है? अदर सोर्सेज के अंदर। तो इसकी कहां एडजस्टमेंट होएगी? पीजीबीपी में हम 3,60,000 माइनस कर देंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली अदर सोर्सेज जो हमारा हेड होगा वहां पर हम फैमिली पेंशन को टैक्सेबल कर देंगे। फैमिली पेंशन कितनी टैक्सेबल हो जाएगी? 3,60,000। आप अपने पेपर में अलग अलग वर्किंग नोट बना के आओगे, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। अब फैमिली पेंशन की जब आपको अमाउंट को टैक्सेबल करते हो तो आपको याद होगा यहां पर अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर। अमेंडमेंट क्या आई थी? फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन है रेगुलर रिजीम में मिलती है 1/3 ऑफ द पेंशन या 15,000 विच एवर इज लोअर, बट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 15,000 का ये अमाउंट कितना है? 25,000 रुपए का है। तो पहले मैं अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से कर रहा हूं ना, तो जब आप इसकी सेक्शन 57 में डिडक्शन लोगे, डिडक्शन लेते समय आप क्या करोगे? 3,60,000 का 1/3 कर देना, विच इज 1,20,000, या फिर 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर। तो ऑब्वियसली लोअर ये है, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते समय 3,60,000 में से 25,000 माइनस करके अदर सोर्सेज में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस किया होगा? 3,35,000 ही टैक्सेबल किया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पीजीबीपी में सिर्फ 3,60,000 जाएगा, बट अदर सोर्सेज के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ 25,000 माइनस करके ही आएगा। तो इसमें मैं 2 डॉट लगा लूंगा, पहली डॉट पीजीबीपी के एडजस्टमेंट और दूसरी डॉट अदर सोर्सेज में। साथ साथ यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर ये इट इज वन ऑफ दोस पॉइंट जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और रेगुलर रिजीम में अलग है। तो जब हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का आंसर आ जाएगा और हम रेगुलर रिजीम में जाएंगे तो वहां पर इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि वहां पर हमारी 25,000 की जगह डिडक्शन कितने की मिलेगी? 15,000 की। अगर 15,000 की डिडक्शन मिलेगी तो 10,000 रुपए इनकम ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा, लास्ट में जब रेगुलर रिजीम में जाओगे तो आपको 10,000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपने 25,000 की डिडक्शन ली है, जबकि रेगुलर रिजीम में सिर्फ 15,000 की डिडक्शन ली, राइट। पहली एडजस्टमेंट पीजीबीपी, दूसरी अदर सोर्सेस, और तीसरा स्टार लगा रखा है क्योंकि लास्ट में हमें फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाय रॉयल्टी फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर द बुक्स सोल्ड। पहली बात तो रॉयल्टी इनकम ना, अब यहां पर डाउट बच्चों को आई, थोड़ा सा ये आया होगा। रॉयल्टी आमतौर पे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, बट यहां पर ऊपर दे रखा है शी अर्न्स इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग अ फ्लावर बुके एंड इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। अब यहां पर ना क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 2 इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि रॉयल्टी मेरा फुल टाइम काम है, तो रॉयल्टी को पीजीबीपी में ही टैक्सेबल कर दो। अगर आप ये अजम्पशन मान के चलो इट इज द फुल टाइम बिजनेस ऑफ अर्निंग रॉयल्टी, क्योंकि ऊपर एक सिंगल लाइन में दे रखा है, तो उस केस में मुझे यहां पर पीजीबीपी में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां लिखा हुआ है वहीं का वहीं लिखा रहने दो। और कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखोगे तो बुक्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हैं, यहां भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम भी पीजीबीपी की है और एक्सपेंस भी पीजीबीपी का। ये तब है अगर आप एज्यूम करो दैट रॉयल्टी इनकम कमाना हमारा फुल टाइम बिजनेस है। बट एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये बनती है दैट ऊपर लिखा है शी अर्न्स इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग अ फ्लावर बुके एंड इनकम फ्रॉम रॉयल्टी फ्रॉम राइटिंग बुक्स। तो आप ये बोल सकते हो बिजनेस वर्ड ना सिर्फ फ्लावर बुके के लिए है, रॉयल्टी कमाना हमारा फुल टाइम बिजनेस नहीं है। रॉयल्टी ऊपर दे रखा है बेशक, वो सिर्फ हमें वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम बता रखी है। तो अगर आप ये मान के चलो कि रॉयल्टी हमारा फुल टाइम बिजनेस नहीं है, तो उस केस में इस रॉयल्टी को यहां से माइनस करना पड़ेगा पीजीबीपी से, और फिर हम उसको कहां पर लेके जाएंगे? अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली उस केस में एक्सपेंस को भी हमें पीजीबीपी में ऐड बैक करना पड़ेगा, और ये एक्सपेंस अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 में लेस होगा। तो अदर सोर्सेज में 4,25,000 माइनस 75,000, 3.5 लाख रुपए नेट आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करोगे। तो आप दोनों में से जो भी एजम्पशन लेकर आए हो एग्जाम में, आई होप आपने वो एजम्पशन मेंशन कर दिया है।
इट रिमेन्स टू बी सीन आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में क्या होगा, बट मेरी पर्सनली मानो तो यहां पर क्योंकि बिजनेस वर्ड में रनिंग लिख रखा है, मैं ये बोलूंगा आपको कि आप पीजीबीपी ही मान लो। आप ये एज्यूम कर लो कि पीजीबीपी हमारा रॉयल्टी हमारा फुल टाइम बिजनेस ही है, एंड उस हिसाब से ना तो यहां कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है और ना ही यहां कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। दोनों चीजें जो कर रखी हैं बिल्कुल सही कर रखी है, राइट। अब जैसी रॉयल्टी इनकम आपकी ऐड हुई है, मैंने दोनों इंटरप्रिटेशन बता दी, तो ये मत कहना कि सर एग्जाम में ऐसा है वैसा है। आपने दोनों इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो भी एजम्पशन दी है आप करके आए हो, तो आई थिंक आईसीआई आपको नंबर देगा। अब रॉयल्टी इनकम जब भी आती है तो हमारी डिडक्शन मिलती है 80 क्यूक्यूबी में, बट प्लीज टेक केयर, 80 क्यूक्यूबी जो है वो चैप्टर 6A का सेक्शन है, और अगर हम 115 BAC को ऑप्ट करें, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें, तो 80 क्यूक्यूबी नहीं मिलता। तो ओरिजिनली जब आप 115 BAC का क्वेश्चन कर रहे हो वहां पर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 80 क्यूक्यूबी नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, बट स्टार लगा लेंगे। जब रेगुलर रिजीम में जाएंगे तो वहां पर 80 क्यूक्यूबी देना पड़ेगा, उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो डिफॉल्ट में तो कुछ नहीं करना, बट रेगुलर का भी डिस्कशन साथ साथ कर लेते हैं। डिडक्शन कितनी मिलती है हमें 80 क्यूक्यूबी के अंदर? पहली बात तो अगर परसेंटेज बेसिस पर होती तो वहां पर 15% की लिमिट होती है, वो परसेंटेज वाला चक्कर तो यहां पर है नहीं। ओवरऑल लिमिट 80 क्यूक्यूबी में होती है 3 लाख रुपए की, तो 4,25,000 या 3 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। 80 क्यूक्यूबी में मैक्सिमम 3 लाख की रिडक्शन मिलती है, बट यहां पर एक्सपेंसेस भी हैं, तो 3 लाख में से 75,000 गए तो मेरे हिसाब से आपको रिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए? 2,25,000 की। बट आई रिपीट वंस अगेन, ये 2,25,000 की रिडक्शन आपको सिर्फ कहां पे मिलेगी? अगर आप रेगुलर टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट में नहीं मिलेगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड का। डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है नेट ऑफ टीडीएस। डिविडेंड का टीडीएस आपको पता है 194 में होता है और वो 10% का टीडीएस होता है। अकॉर्डिंगली जो डिविडेंड है हमारा वो 5 लाख का होगा। अब डिविडेंड एक ऐसी इनकम है जो हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, तो यहां पर पहली एडजस्टमेंट ये है दैट हम पीजीबीपी में से 4.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे, और दूसरी एडजस्टमेंट हमारी ये है दैट हम अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड को टैक्सेबल करेंगे और डिविडेंड को पूरा 5 लाख रुपए टैक्सेबल करेंगे। साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 50,000 का टीडीएस है, जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे उसमें से 50,000 को लेस करके फाइनल अमाउंट टू बी पेबल निकाल के देना, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी में से टू दैट एक्सटेंट 50,000 का हमें टीडीएस क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। अब डिविडेंड से रिलेटेड आप देखोगे यहां पर एक और पॉइंट भी है, टू एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद डिविडेंड। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी अदर सोर्सेज की इनकम से रिलेटेड हैं, तो पीजीबीपी में क्या हो जाएगा? इनको ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो पीजीबीपी में हम इसे ऐड कर देंगे, ऐड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड अदर सोर्सेज, तो ये भी हम ऐड बैक कर देंगे 12,000 रुपए। चलो यहां से तो ऐड बैक कर दिया, तो सर क्या ये एक्सपेंसेस अब यहां पर लेस होंगे? द आंसर इज नो। डिविडेंड को लेकर आपको याद होगा एक प्रोवाइजो लगता है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 57। प्रोवाइजो टू सेक्शन 57 कहता है कि डिविडेंड के अगेंस्ट कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्सपेंस अलाउड होगा, विच इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। और यहां पर ये क्लियरली लिखा है, यहां पर कहीं पे नहीं बता रखा है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस कहीं पर भी अलाउड नहीं होगा। पीजीबीपी में तो आप इसे ऐड बैक करोगे, बट यहां पर किसी प्रकार की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अदर सोर्सेज में पूरा का पूरा 5 लाख का डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा होगा। देन बाय इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, एफडी का इंटरेस्ट भी कहां पे टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज, बट यहां पर किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं काटा। तो टीडीएस नहीं काटा तो कॉन्सिक्वेंस नहीं आएंगे, टीडीएस नहीं काटा तो जो डिडक्टर है जिसको टीडीएस काटना था उसने टीडीएस नहीं काटा, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उस पर आएंगे यार। उसका एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, उसको असेसियन डिफॉल्ट माना जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरी पेमेंट मिल गई। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? पीजीबीपी में से इंटरेस्ट के इनकम को लेस करूंगा, बिकॉज इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सर इंटरेस्ट तो पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकता है। पीजीबीपी में इंटरेस्ट तभी टैक्सेबल होता है अगर हमारा मनी लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट का फुल टाइम बिजनेस है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी बता रखा है मनी लेंडिंग फुल टाइम बिजनेस है? द आंसर इज नो। तो इसको अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे, और साथ साथ हम यहां पर क्या करेंगे? अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड को टैक्सेबल किया है, फैमिली पेंशन को टैक्सेबल किया है, तो अब यहां पे मैं तीसरा अदर सोर्सेज में एक और चीज लिख दूंगा, इंटरेस्ट भी यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसकी साथ साथ साइमल्टेनियसली अदर सोर्सेज वाले वर्किंग मोड में ले जाएंगे इसको। क्रेडिट साइड हमारी हो गई। देन लेट्स गो टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ठीक लग रहा है, परचेजेस में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही, सैलरी में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। ये दोनों एक्सपेंसेस के बारे में मैंने कमेंट कर ही दिया। रिपेयर मेंटेनेंस प्राइम ऑफ एसआई देखा जाए तो ठीक ही है। अब यहां पर देखो, अमाउंट पेड टू आईआईटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आईआईटी को जो पेमेंट करते हो सेक्शन 35 के अंदर आपको रिडक्शन मिलती है। टू बी प्रिसाइज सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको रिडक्शन मिल जाएगी। अब जो
पेमेंट टू आउटसाइडर्स है, आज की डेट में आउटसाइड कंट्रीब्यूशन के लिए कितनी डिडक्शन मिलती है? 100% डिडक्शन मिलती है। और डिडक्शन ऑलरेडी ले भी कितनी रखी है? पीएनएल में डेबिट कर रखा है 100%, यानी जितनी डिडक्शन मिलती है 35 में उतनी ही ले रखी है। इन शॉर्ट इसी हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ना तो हमें इसे ऐड करना है, ना ही इसे हमें लेस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो कर रखा है हमने बिल्कुल सही कर रखा है। टू कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेबिट कर रखा है और हमने परचेज किया था 1/12 को। तो ध्यान दीजिए ये पुट टू यूज कितने दिनों के लिए हुआ है? पुट टू यूज हुआ है लेस देन 180 डेज, और 180 डेज के लिए पुट टू यूज हुआ है तो इस पे हाफ डेप्रिसिएशन लगेगी। तो यहां पर दो एडजस्टमेंट होगी। पहली एडजस्टमेंट है हम ऐड कर देंगे 4,50,000 रुपए, और दूसरी एडजस्टमेंट है हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करें? डेप्रिसिएशन में हमेशा आपको क्लास में बोलता हूं डेप्रिसिएशन ना पहले वर्किंग नोट वगैरह पढ़ लिया करो, उसके बाद कैलकुलेट किया करो। तो एड बैक करने वाला काम कर दिया, डेप्रिसिएशन में एक बार वर्किंग नोट लेकर करूंगा। ठीक है जी, प्राइम एफएसआई सारा कुछ देख के हमने कर लिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। परचेज का अमाउंट जो ऊपर ऑलरेडी डेबिटेड है उसमें 2 लाख रुपए कवर्ड हैं, जो हमने फ्लावर्स के लिए और क्रीपर्स के लिए दिए, डायरेक्टली परचेज फ्रॉम फार्मर एंड पेड इन कैश। जैसी पेड इन कैश है आपके दिमाग में सेक्शन क्लिक करता है 40A3, जो कि कहता है 10,000 से ज्यादा की पेमेंट इन अ सिंगल डे, एक सिंगल पर्सन को किसी एक एक्सपेंडिचर के लिए करोगे तो 4 प्रिस्क्राइब्ड मीडियम में ही करने चाहिए, नहीं तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। उस हिसाब से तो 2 लाख रुपए कैश में दिए तो डिसअलाउ हो जानी चाहिए। द आंसर इज नो। 40A सबसेक्शन 3 की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ये एक्सेप्शंस आपके रूल 6B के अंदर होती हैं। वन ऑफ द एक्सेप्शन ये होती है दैट अगर आप पेमेंट किसी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को दो, या अगर आप किसी फार्मर को, फिशरमैन को दो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो वहां पर 40A3 नहीं लगता। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हमने यहां पर फार्मर को डायरेक्टली पेमेंट करी है, क्योंकि फार्मर को पेमेंट करी है तो यहां पर 40A3 नहीं लगेगा। 40A3 नहीं लगेगा मतलब एक्सपेंस क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। और अब ध्यान दो, हमने ऑलरेडी इस एक्सपेंस को परचेज में ऐड करके डेबिट कर दिया है, ऐसा नहीं है कि डेबिटेड नहीं है, ऑलरेडी डेबिटेड है। तो क्या यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट करनी है? द आंसर इज नो। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो ऑलरेडी करना है हमने ऑलरेडी कर रखा है। पॉइंट नंबर 2, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो ऊपर ऑलरेडी डेबिटेड है उसमें वन टाइम डिपॉजिट 2 लाख रुपए का है। वन टाइम डिपॉजिट जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में वन टाइम डिपॉजिट है, ये हमारा डिसअलाउ होगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक तरह का, और इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। आमतौर पे ये रिफंडेबल होता है, बैलेंस शीट आइटम बन के रह जाता है। तो हम इसको डिसअलाउ करेंगे। ऑलरेडी डेबिटेड है तो हम ऐड बैक कर देंगे। कितना ऐड बैक कर देंगे? 2 लाख रुपए को ऐड बैक कर देंगे, बीइंग द एक्सपेंस व्हिच इज डेबिटेड बट नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं, जो ऊपर अभी हमने देखा था। 1 लाख रुपए उसके अंदर टेलीविजन और वॉशिंग मशीन के हैं, विच इज यूज फॉर हाउस होल्ड। जो एसेट अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो ध्यान दीजिए उस पे सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन देने से पहले बोलता है द एसेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस। तो इन शॉर्ट अगर मैं वापस उस एडजस्टमेंट में जाऊं तो कंप्यूटर के 4.5 लाख को हमने ऐड बैक कर दिया था, बट अब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करोगे वो 4.5 लाख पे कैलकुलेट नहीं होगी, कितने पे होगी? 3.5 लाख पे। रीजन, क्योंकि 1 लाख का जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करी है। अब 3.5 लाख के ऊपर रेट कितना अप्लाई करें? क्वेश्चन में कंप्यूटर एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा है। देखो कंप्यूटर के ऊपर तो आमतौर पे 40% का डेप्रिसिएशन का रेट होता है, बट बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं जैसे कि टीवी हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये सब 15% की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन ने कोई बाइफर्केशन तो बताई नहीं कितने का कंप्यूटर है, कितने की बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है क्या ये भी नहीं बताया। तो हमें यहां पर मजबूरी में ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये सारा का सारा कंप्यूटर है। इसीलिए मैं यहां पर रेट क्या लगाऊंगा? 40%, बट डेप्रिसिएशन हाफ लगेगी तो 20% रेट लगा दो, या 40 करके हाफ लगा दो। डेप्रिसिएशन आई 3.5 लाख का 20% कर दूं तो 70,000 की डेप्रिसिएशन आई। तो आपको एड बैक करना है 4.5 लाख और 70,000 को लेस कर देना है। ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई कंप्यूटर की। ठीक है जी, चलें आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। सैलरी एंड वेजेस जो ऑलरेडी डेबिटेड है उसमें 2,40,000 सैलरी इलिटरेट ब्रदर को दी है। ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन और रीजनेबल है 180।
आपको याद होगा सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 बोलता है अगर आप रिलेटेड पर्सन के साथ कोई भी एक्सपेंस करते हो तो वो एक्सपेंस अगर अनरीजनेबल है तो टू द एक्सटेंट वो अनरीजनेबल है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर 60,000 का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा कुछ डेबिट कर दिया तो 60,000 एड बैक कर दिया जाएगा। दिस विल बी एडेड बैक। देन इसके बाद शी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस इन she purchased a residential house 110 lakh for which loan of 75 lakh was taken from SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमारा लोन है, किसके लिए? रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड है। एक्रूड इंटरेस्ट वाज 3,35,000, इंटरेस्ट ऑलरेडी है जो कि पे अगले साल हुआ है। नो प्रिंसिपल वाज पेड एंड नो इंटरेस्ट वाज पेड टिल 31 मार्च, अभी तक अनपेड है। ग्राउंड फ्लोर इज यूज्ड फॉर शॉप एंड फर्स्ट फ्लोर इज यूज्ड फॉर रेजिडेंस। यानी यहां पर घर के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक पार्ट आपका बिजनेस के लिए है। जो बिजनेस के लिए है उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आपके पीएनएल में आने चाहिए। अब खर्चा कौन सा है? 3,35,000 का, सॉरी 3,37,500 का। इसका 50% करूं तो 168,750 हमारा बिजनेस से रिलेटेड है और 168,750 हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड से रिलेटेड है। अब ये जो बिजनेस का इंटरेस्ट है ये सेक्शन 36 में अलाउ हो जाता है, बट साथ साथ यहां पर 43B भी लगता है। 43B क्या कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है तो आपको याद कराया था मैंने, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो इंटरेस्ट होता है वो 43B में कवर्ड होता है, यानी उसकी रिडक्शन तभी मिलती है अगर वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक पे कर रखा है। आई एग्री, हमने साल के एंड में पे नहीं किया था, बट क्या ड्यू डेट से पहले पहले पे कर दिया? यस। अकॉर्डिंगली ये इंटरेस्ट जो है हमारा अलाउड हो जाएगा, 43B की डिसअलाउंस या नहीं आएगी। अब एक बार आप चेक कर लो ये जो खर्चा है क्या ऑलरेडी हमने पीएनएल में लिख रखा है? क्या पीएनएल में ऑलरेडी आपको कहीं पर भी इंटरेस्ट दिख रहा है? द आंसर इज नो, कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं है। जब कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसको अलग से लेस करेंगे, तो पहली एडजस्टमेंट हमारी पीजीबीपी में आ जाएगी। पीजीबीपी में 168,750 को हम लेस कर देंगे, बीइंग द इंटरेस्ट रिलेटेड टू बिजनेस एंड इट हैज बीन अलाउड, नो डिसअलाउंस अंडर 43B। पीजीबीपी बैकअप। अब आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में। आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनएवी सीधा कितनी होती है? निल, और एनएवी निल होती है तो 24AB क्या होता है? निल। 24B की बात करूं तो 24B हमारा 115 बीएसी ऑप्ट करो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करो तो मिलता ही नहीं है। तो ये जो बाकी का 168,750 है इसकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट ध्यान दीजिए यहां पर स्टार लगाएंगे और रेगुलर रिजीम में ट्रीटमेंट आएगी। रेगुलर रिजीम में क्या ट्रीटमेंट आएगी? यही 168,750 हमारा वहां पर 24B में अलाउ हो जाएगा। सर लिमिट कितनी होएगी? 30,000 और 2 लाख में। हमारा लिमिट कैसे चेक करते हैं? अगर हमने परचेज के लिए लिया है, परचेज के लिए लोन है, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन हमारी जो है 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पर परचेज है तो मैंने आपको बुक में नोट डाउन कराया था, परचेज में हमारी हमेशा ये असम्पशन होती है कि हमने 5 साल के अंदर अंदर परचेज कर लिया है। और तीसरा लोन हमारा 1999 के बाद है तो लिमिट 2 लाख रुपए की होती है। कंसीडरिंग दैट हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस आ जाएगा 168,750 का, बट प्लीज टेक केयर ये वाली ट्रीटमेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं होगी, मैं ये साइड में लिख रहा हूं, ये रेगुलर रिजीम के अंदर हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी अभी के लिए बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी के अंदर एडजस्टमेंट आएगी। सेल्फ आप हाउस प्रॉपर्टी में उसका जिक्र करो, लिख के जरूर आओ कि 24B नॉट अलाउड, ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपने कंसीडर किया है, बट लास्ट में हाउस प्रॉपर्टी के वर्किंग नोट में निल इनकम आएगी, कोई भी लॉस नहीं आएगा। फिर आगे शी परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन 30/9/2024 फॉर 25 लाख फॉर बिजनेस पर्पस। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी हम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में 80EEB आता है, बट 80EEB में ना तभी अप्लाई होता है अगर आपने लोन ले रखा हो, और दूसरी बात वो जो इंटरेस्ट है वो पीजीबीपी में अलाउड ना हो तभी 80EEB आता है। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है हमने लोन लिया है? नहीं, अपने पैसों से लिया है। तो सिंपली क्या होगा, 25 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगी। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई अलग से डेप्रिसिएशन का रेट है? नहीं, नॉर्मल मोटर व्हीकल का रेट। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन रेट कितना होता है? 15%। और अगर आप हायरिंग बिजनेस में यूज करो तो 30%। हायरिंग में हम कर नहीं रहे तो 15%। सर फुल रेट लगेगा या हाफ? 180 दिन से ज्यादा है तो फुल रेट लगेगा 100%। 25 लाख का 15%, 3,75,000। क्या ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेबिटेड है? द आंसर इज नो। तो आप क्या करोगे, 3,75,000 की डेप्रिसिएशन को फर्दर लेस कर दोगे। ठीक है जी, कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऊपर लेस कर दी है, ये वाली इसकी भी डेप्रिसिएशन यहां पर लेस हो जाएगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर।
लास्ट में शी सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर ऑफ SBCL लिमिटेड, इन नहीं होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, फॉर 11,66,000 ऑन 11 दिसंबर, 23 जुलाई के बाद है, ध्यान दीजिए, विच वर परचेज्ड ऑन 16/8/2024 से 11/12/2024। पहली बात तो लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर में 12 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। साथ साथ क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है एसटीटी हमने दोनों समय पे किया था, यानी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 111A वाला आएगा। कोई इंडेक्सेशन तो होती नहीं है हमारी, वैसे तो लॉन्ग टर्म में भी नहीं होती, शॉर्ट टर्म में तो होती ही नहीं है। 1166 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 265, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1166 माइनस 265, दिस कम्स आउट टू 9,01,000। और जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, प्लीज टेक केयर, इस पे रेट 15% नहीं 20% आएगा। आई थिंक आपको याद होगा, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ही है। 23 जुलाई से पहले रेट 15% था, बट 23 जुलाई के बाद रेट 20% हो गया है, तो दोनों रिजीम में ये 20% पे टैक्सेबल होगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को पैकअप कर लीजिए, आपका पीजीबीपी पैकअप हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी वैसे निल है, अदर सोर्सेज हो गया निल, और चैप्टर 6 से मिलता ही नहीं है। ठीक है जी, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गए नहीं। अब रेगुलर टैक्स रिजीम निकालने के लिए एज आई टोल्ड यू, आपको फिर से पूरा आंसर नहीं करना, आप शुरू करेंगे क्या, टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। जो भी आपका आंसर आया होगा, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, जो भी आपका आंसर आया होगा, और इसमें सिर्फ वही एडजस्टमेंट्स कीजिए जो एडजस्टमेंट्स आपकी हो रही हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता जाऊं क्या क्या एडजस्टमेंट हो रही हैं। पहली एडजस्टमेंट हमारी यहां पे क्या देखी थी हमने, कि जो 80QQB है वो हमारा डिफॉल्ट में नहीं दिया, यहां पर देंगे, तो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, डिडक्शन अंडर 80QQB। लेस इसलिए करा है मैंने, डिडक्शन मैंने अभी क्या कैलकुलेट करी थी, मैंने 3 लाख में से 3 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, 75,000 लेस किया था ना, तो 2,25,000 रुपए की हमारी डिडक्शन मिल जाएगी, कहां पर, 80QQB में। लेस इसलिए करा है क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रिडक्शन नहीं दी हमने। सेकंड डिफरेंस हमारा क्या आया था, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी दोनों जगह सेम थी, एफडी की टैक्सेबिलिटी। अच्छा, एफडी में एक चीज ध्यान दीजिएगा, एफडी का जब भी इंटरेस्ट होता है तो 80TTB मिलता है सीनियर सिटीजन को। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, हम सीनियर सिटीजन है, डिफॉल्ट में टीटीबी नहीं दिया होगा, मगर यहां पर हम 80TTB देंगे। पूरा तो दे नहीं सकते, मैक्सिमम कितना देंगे, 50,000 रुपए का देंगे। इसकी वजह देखते हैं थर्ड डिफरेंस कहां पर आया था। थर्ड डिफरेंस अभी हमने निकाला था ना, अच्छा, ये आउटसाइडर्स को जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ध्यान दो ये वाला पॉइंट भी है, आउटसाइडर्स को जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये हमारा 115 बीएससी में, तो उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, 115 बीएससी में हमारा डिसअलाउड होता है। आई एम सॉरी, रेगुलर टैक्स रिजीम के अंदर मैंने अलाउ कर दिया ना, तो हमने पहले वाला क्वेश्चन 115 बीएससी के हिसाब से किया ना, वहां पर ये एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स है, एंड क्योंकि ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा तो वहां पर आप एड बैक कर देना 115 बीएससी में। जबकि यहां पर जो होगा रेगुलर टैक्स रिजीम में, हमारा जब ऑप्ट करेंगे तो ये एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा, तो वहां पर मैं 35 फिर से लेस कर दूंगा, बट 115 बीएससी को करते समय आपने ऐड बैक किया होगा। आई एम सॉरी, मैंने पिछली बार जो आपको बोला कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, वो रेगुलर रिजीम में कोई ट्रीटमेंट ना होती, 115 बीएससी में आपका ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। फिर आगे अगर हम बात करें तो और कौन सा इंपैक्ट आया हमारा, फ्लावर्स हो गया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। अभी एक चेंज हमने लिखा था, हाँ, हाउस प्रॉपर्टी। अगर यहां तक ये पीजीबीपी का हो गया तो हाउस प्रॉपर्टी में 24B की वजह से लॉस आ जाएगा, और जैसी लॉस आएगा तो वो लॉस एडजस्ट हो सकता है 168,750, ये भी हमारा एडजस्ट हो जाएगा 115 बीएससी के अंदर, ये भी हमारा इंपैक्ट हो गया। और इसके अलावा अभी हमने और कुछ देखा था, ये दोनों जगह सेम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रीटमेंट दोनों जगह सेम होगा, ये भी सेम होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रिंसिपल पेमेंट हमने करी है, प्रिंसिपल की 80C इसलिए नहीं ले रखा क्योंकि प्रिंसिपल की पेमेंट ही नहीं करी, तो आप ये मत कहना कि 80C यहां ला होगा, 80C दोनों जगह ही नहीं मिलेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि 80C के लिए पेमेंट होनी जरूरी है। तो दीज आई थिंक आर ऑल दी एडजस्टमेंट्स जो हमारी होनी है। इन एडजस्टमेंट्स को एक बार अगर आप करोगे तो सब्जेक्ट टू दीज एडजस्टमेंट्स आपकी क्वेश्चन आ जाएगा हमारा रेगुलर टैक्स रिजीम का। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आप 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, सॉरी 3 से 7 लाख, उस तरह के स्लैब रेट लगाओगे।
3 से 7, फिर 7 से 10, 10 से 12 उस वाले स्लैब लगाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जब रेगुलर टैक्स रिजीम में आओगे, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन है, सो 0 से 3 लाख नील, फिर 3 से 5 लाख हमारा 20% हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख 3 लाख से 5 लाख सॉरी हमारा 5% हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा, फिर 20% हो जाएगा, और 10 लाख से ऊपर 30% हो जाएगा, वो टैक्स लगाएंगे। दोनों ही रिजीम के अंदर जब आप टैक्स कंप्यूट कर रहे होगे, जो आपने 111A के अंदर कैपिटल गेन निकाला है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा वो सिर्फ और सिर्फ 20% पे टैक्सेबल होगा। दोनों ही रिजीम में उसके टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस वाज 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको कमेंट करूं तो ये क्वेश्चन अपने आप में लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इससे ज्यादा भयंकर एडजस्टमेंट्स आती हैं आमतौर पे। अभी तो इसके अंदर कोई सैलरी की लिंकिंग नहीं हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है, ऐसी कोई लिंकिंग नहीं हो रही, बट यहां पर दोनों रिजीम के हिसाब से हो रहा है, तो वहां पर जो बच्चे पूरा क्वेश्चन फिर से करने बैठ गए होंगे उनको बहुत दिक्कत आई होगी। एंड आपको पूरा क्वेश्चन फिर से करना ही नहीं था, आपको सिर्फ इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट करनी थी, एंड बेस्ड ऑन दैट आपने कर लेना था। तो आई वुड से एवरेज क्वेश्चन, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज इससे टफ एग्जाम में आ चुके हैं, बट नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि दोनों रिजीम के हिसाब से यहां पर सोचना था। राइट, चलिए ये कर लिया हमने, डन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हमारा जो है दैट इज रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर और 2-2 नंबर का एक पार्ट है। स्टेट विद रीजंस वेदर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट और नॉट। मिस्टर महेश को डिविडेंड मिला है डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय अ फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया। Such dividend has been declared in respect of shares which derive their value substantially from assets in India. He is a resident and not ordinary resident. RNOR है। पहली बात तो चेक करते हैं डिविडेंड हमारा इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। डिविडेंड के अक्रूवल की बात करूं तो सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि जहां पर अगर इंडियन कंपनी का डिविडेंड है तो उसे अक्रूड इन इंडिया माना जाता है, और अगर फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है तो उसे अक्रूड आउटसाइड इंडिया माना जाता है। जस्ट बिकॉज वो शेयर्स अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट्स इन इंडिया लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड फॉरेन कंपनी का है तो उसका एक्रूवल आउटसाइड इंडिया हो गया। रिसीट की अगर बात करें तो क्लियर कट यहां पे लिखा है पेड बाय अ कंपनी आउटसाइड इंडिया, तो रिसीट भी आउटसाइड इंडिया है। विद दैट हमारी ये एक फॉरेन इनकम हो गया। और आपको पता है आरएनओआर के केस में सिर्फ 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती हैं, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो इस केस के अंदर फाइनल आंसर हमारा ये होगा, ये डिविडेंड आरएनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। बट क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसके अंदर आपको थोड़ा प्रॉपर रीजनिंग समझानी है, सिर्फ नॉट टैक्सेबल लिख के आने के नंबर नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर शिवांश इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, पहले बता दिया नॉन रेजिडेंट है, रिजाइडिंग इन चाइना एंड ही हैज डिपॉजिटेड 16 लाख रुपए विद एबीसी लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है। उसके ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है जो कि इन चाइना है। इन चाइना मतलब रिसीव्ड इन चाइना है। तो पहली बात तो इंटरेस्ट के एक्रूवल की बात करते हैं। इंटरेस्ट के एक्रूवल का अगर आपको सेक्शन नंबर 9 में याद हो, हम ये चेक करते हैं इंटरेस्ट मिला किससे है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता होता तो उसे एक्रूड इन इंडिया मान लेते, बट अगर इंटरेस्ट रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट से मिला होता है, नॉन रेजिडेंट को छोड़ देता हूं मैं, रेजिडेंट से मिला होता है, तो हम चेक करते हैं कि हमारी जो कैपिटल बोरोड है, हमने जो कैपिटल दिया और सामने वाले के लिए जो कैपिटल बोरोड है वो यूज कहां पर हुई है। अगर वो फॉर द पर्पस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया हो रही है तो हम इंटरेस्ट को भी कहां मान के चलते हैं, एक्रूड इन इंडिया। ठीक है जी। और अगर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया हो रही है तो हम इंटरेस्ट को भी क्या मान के चलते हैं, एक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो इस क्वेश्चन में पहले तो ये चेक करो मुझे अपना इंटरेस्ट मिला कहां से है। मुझे इंटरेस्ट एक इंडियन कंपनी से मिला है, यानी रेजिडेंट से मिला है। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि जो 16 लाख रुपए मैंने एबीसी लिमिटेड को दिए हैं वो उसने कहां पर यूज करे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। Now, I believe it is reasonable to assume that वो इंडियन कंपनी है, यानी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। तो मेरे हिसाब से यहां पर आप assumption ले सकते हो, और आई थिंक आपको assumption लिख कर आनी चाहिए थी एग्जाम में, that in the absence of any information, it is assumed that ये 16 लाख रुपए has been used for the purpose of business and profession in India। क्योंकि इंडियन कंपनी को अगर पैसे हमने दिए हैं तो उसने इंडिया में यूज करे होंगे। कंसिडरिंग दैट सेक्शन 9 के हिसाब से ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्रूड इन इंडिया हो जाएगा। और जैसे ये एक्रूड इन इंडिया हो जाएगा तो ये इंडियन इनकम बन जाएगा। एंड फाइनल आंसर, बेशक हमारा शिवांश नॉन रेजिडेंट है, ये इंटरेस्ट उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपको याद होगा इंडियन इनकम हर किसी के हाथ में टैक्सेबल होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। पार्ट नंबर 3, मिस्टर रमेश रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ 8,25,000 in consideration with patent rights from Mr. Sunil. Sunil has developed a new product in India by utilizing these patents. 30% रॉयल्टी इंडिया में आई है, 70% आउटसाइड इंडिया आई है। रमेश और सुनील दोनों नॉन रेजिडेंट है। देखो रिसीव्ड तो आधा अधूरा है, तो सारा आंसर हमारा एक्रूवल पे डिपेंड करेगा।
रॉयल्टी के लिए भी प्रोविजन सेम टू सेम होता है, दैट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो ऑलवेज एक्रूड इन इंडिया। बट अगर आपको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, यहां पे प्रोविजन सेम होता है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट किसी से भी आ रहा है तो आप ये चेक करते हो कि उस रॉयल्टी के बदले में जो आपने आईपीआर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह दिए हैं वो कहां पर यूज हो रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि वो जो पेटेंट है वो इंडिया के लिए एक प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है। हेंस क्योंकि वो पेटेंट, वो रॉयल्टी पेटेंट से रिलेटेड है और वो पेटेंट इंडिया में यूज हो रहा है, हेंस एज पर सेक्शन नंबर 9 ये रॉयल्टी कहां मानी जाएगी, ये रॉयल्टी एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। और जैसे ये एक्रूड इन इंडिया बन जाएगी तो ये एक इंडियन इनकम बन जाएगी, और जैसी इंडियन इनकम बन जाएगी फाइनल आंसर होगा इट विल बी टैक्सेबल। बेशक हमारा रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, मेरे हिसाब से तीनों के तीनों इजी हैं। सेक्शन नंबर 9 आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 6 नंबर के लिए काफी इजी। और मैंने जब आपको लास्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी दी थी, मैंने वहां पर आपको सबसे पहला चैप्टर कौन सा करने के लिए बोला था, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि मैंने आपको कहा था वहां पर कि आधा घंटा लगता है रिवाइज करने में, बट जब नंबर मिलते हैं 6 नंबर खरे मिलते हैं, ज्यादा मेहनत किए बिना मिलते हैं। पार्ट नंबर बी आ गया हमारा, ये 4 नंबर का है, टीडीएस से रिलेटेड है, और यहां पर 2 पार्ट्स हैं 2-2 मार्क्स के। टीडीएस से तो ऑब्वियसली आना ही आना होता है, ठीक है। Marks Pictures Limited is a movie and short films production house having turnover of 15.22 CR during the previous year. Solar Varanasi LLP produces short films and clippings, and it has already produced a short film. Marks Pictures Limited acquired television rights in consideration of 52 lakh. हमने यहां पर टेलीविजन राइट्स एक्वायर करे हैं, यानी टेलीविजन राइट्स भी एक तरह का इंटेंजिबल गुड्स होते हैं, तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड आपको अगर याद हो 194C के अंदर एक प्रोविजन होता है दैट अगर मैं किसी को गुड सेल करता हूं फ्रॉम द मटेरियल जो मैंने उसी से परचेज करा है और उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड्स बनाए हैं, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में कवर किया जाता है और वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। इसी से रिलेटेड सीबीडीटी का सर्कुलर है। सीबीडीटी का सर्कुलर बोलता है कि अगर मैंने किसी से क्या कहते हैं, किसी के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कोई कंटेंट बनाया, मूवी बनाई है, वेब सीरीज बनाई है, मैंने क्लास में आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था, नेटफ्लिक्स की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने कोई वेब सीरीज बनाई और फिर उसके बाद वो वेब सीरीज के राइट्स उसको ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। बट अगर ऑलरेडी मैंने कोई कंटेंट बना रखा है और उसके बाद उसके राइट्स मैंने नेटफ्लिक्स को या किसी प्रोड्यूसर को दे दिए, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में नहीं आएगा, बिकॉज द गुड्स हैव नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड, इस मेरे केस में द मूवी इंटेंजिबल गुड्स हो गए, दैट दे हैव नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बायर। तो इस केस के अंदर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है द मूवी वाज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब यहां पर कहीं पर भी हमने उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बनाई, तो हमें आंसर में यह लिखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में कवर नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में कवर नहीं होगा अकॉर्डिंगली एक इकलौता सेक्शन जो इस पे लग सकता था 194C, वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं है। हेंस फाइनल आंसर इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। सर 194C में नहीं आएगा, कहीं और आ जाएगा। सेल ऑफ गुड्स पे 2 ही सेक्शन लग सकते हैं, या तो 194C या सीधा आता है 194Q, और 194Q के अंदर फिर हमारी कहानी क्या हो जाती है, वहां पर हमारा 10 करोड़ से ऊपर वाला सीन होना चाहिए। उस केस के अंदर जैसे यहां पर दे रखा है हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 15 CR, ये हमारा यहां पर बायर हो गया ना, यस। तो यहां पर ना देखो 194C तो नहीं है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 194Q। 194Q के अंदर क्या होता है, सेलर ने गुड्स बेचे, गुड्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, और बायर अगर स्पेसिफाइड बायर है, स्पेसिफाइड मतलब उसकी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी, तो उस केस में बायर जब कंसिडरेशन पे करेगा या पेबल विचएवर इज अर्लियर, उसे 194Q के अंदर टीडीएस काटना होगा। अब एज आई सेड, ये जो है क्या कहते हैं हमारा मूवी है, ये एक तरह के इंटेंजिबल गुड्स हैं। इस केस में बायर कौन है, मार्क्स पिक्चर्स लिमिटेड प्रोडक्शन हाउस है, उसने बायर करा है और वो 10 करोड़ से ज्यादा वाली टर्नओवर का है। जो मूवी है वो 50 लाख से ज्यादा की है, तो 194C के अंदर टीडीएस नहीं आएगा, बट क्या यहां पर 194Q अप्लाई किया जा सकता है, द आंसर इज यस। तो मेरे हिसाब से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि यहां पर 194C नहीं आएगा, बट क्वेश्चन इस तरह से ड्राफ्टेड है कि यहां पर 194Q का टीडीएस अप्लाई किया जा सकता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इट रिमेन्स टू बी सीन आईसीआई सिर्फ 194C ने लगेगा वहां पर कमेंट करके छोड़ देता है, या वो आगे 194Q पे भी कमेंट करता है। मेरे हिसाब से तो उसे 194Q पे कमेंट करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि 194C नहीं लगेगा।
लेट्स सी सजेस्टेड आंसर के अंदर क्या आंसर आता है। मुझे एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने सिर्फ 194 सी पे कमेंट किया है या 194 क्यू के बारे में भी बताया है। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर मयंक, अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेड रेंट फॉर द रेजिडेंशियल हाउस एट मुंबई टू द हाउस ओनर मिस्टर निखिल इन द फॉलोइंग मैनर। सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको याद होगा रेंट के दो सेक्शन होते हैं हमारे। रेंट के कौन कौन से सेक्शन होते हैं? एक होता है 194I और एक होता है 194IB। 194I के अंदर टीडीएस तभी काटना होता है अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ और आपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या फिर आपकी 50 लाख से ज्यादा है, तभी आपको टीडीएस काटना होता है। अगर 1 करोड़ या 50 लाख से कम हो तो 194I आप पर एप्लीकेबल नहीं होता। उस केस के ऊपर आपके ऊपर 194I भी होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो भी 194I में कवर नहीं होगे, IB में कवर होगे। 194IB में 50,000 से पर मंथ से ज्यादा की रेंट हो तो वहां पर टीडीएस काटना होता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी इस बार। अमेंडमेंट ये आई थी दैट अगर टीडीएस आप 1 अक्टूबर 2024 से पहले काटोगे तो टीडीएस का रेट 5% था, बट उसके बाद टीडीएस का रेट 2% हो गया था। और ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा आरटीपी में भी था। और मैंने आरटीपी की जब मैंने अमेंडमेंट वीडियो के साथ भी डिस्कशन करी थी तो मैंने आपको बोला था आरटीपी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 194IB के अंदर टीडीएस हर मंथ नहीं काटना होता, लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में काटना होता है। और जब यहां पर हम टीडीएस काटेंगे लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? मार्च 25, और तब तक टीडीएस का रेट कितना हो गया होगा? 2%। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पर ये था। और सेम क्वेश्चन आरटीपी में भी आया था दैट यहां पर ऐसा नहीं है कि 75,000 पर मंथ के ऊपर 5% और लाख रुपए पर मंथ जो 1 अक्टूबर के बाद है उस पर 2%। नहीं, क्योंकि टीडीएस साल में एक ही बार काटना है मार्च के अंदर, इसीलिए यहां पर पूरी रेंटल इनकम के ऊपर 2% टीडीएस लगेगा। तो रेंटल इनकम कितनी हो गई? 75,000 इंटू 6 प्लस 1 लाख इंटू 6। पहले देखते हैं रेंट कितना हो गया। 75,000 इंटू 6 हो गया हमारा 4.5 लाख। 4.5 लाख के अंदर 6 लाख जोड़ दिया हमने तो टोटल रेंट है 10,50,000। बट जब इस पे टीडीएस काटेंगे तो 2% रेट अप्लाई करेंगे और 2% रेट हमारा हिसाब से 21,000 का टीडीएस हो जाएगा। अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चन जिसको मैंने हाईलाइट कराया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक 194C और Q की लिंकिंग थी वाला क्वेश्चन था, एक 194IB वाला था। अगर आपको याद हो मैंने 1.5 डेज की जो आपको स्ट्रेटजी दी थी वहां पर मैंने आपको कहा था अगर आप टीडीएस का चैप्टर छोड़ रहे हैं तो गिनती के मैंने 7 या 8 सेक्शन आपको बताए थे और उन 7-8 के अंदर 194C भी बताया था, 194IB भी बताया था, 194Q भी बताया था। जो सेक्शन आपको मैंने बताए थे जो हर बार इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आया है। अगर आपने पूरा टीडीएस ना करके सिर्फ वो सेक्शन कर लिए होते जो मैंने लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी में आपको बताए थे तो भी आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोविजन ही नहीं आता तो दिक्कत ही दिक्कत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। इसके अंदर बेसिक सैलरी दे रखी है, कुछ कमीशन दे रखी है, सैलरी का पार्ट है। फिर कंपनी ने एक आरएफए दी है विच इज ओन्ड बाय द कंपनी, साथ साथ फर्नीचर दिया है। इसके अलावा कंपनी हमने एक पर्सनल लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से जिसके ऊपर एम्प्लॉयर ने कम रेट चार्ज किया जबकि एसबीआई का रेट ज्यादा है। तो यहां तक अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सैलरी का है। इसके बाद की कहानी हमारी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे रखी है। एंड लास्ट में कंप्यूट दी टोटल इनकम एज्यूमिंग वो ऑप्ट आउट कर रहा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। इन अदर वर्ड्स बोलूं तो कौन सी रिजीम के हिसाब से करना है? रेगुलर रिजीम के हिसाब से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के लास्ट में इसलिए आता हूं ये देखने के लिए कि कौन सी रिजीम फॉलो करनी है क्योंकि हमारा पूरा आंसर बदल जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और हमारे 2 सिंपल हेड है, कोई भी पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। लेट्स स्टार्ट। बेसिक सैलरी हमारी है, अच्छा पूरे 12 महीने के लिए हमने जॉब करी है तो 55,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 6,60,000 फुली टैक्सेबल। हमारी जो कमीशन है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाली नहीं है, फिक्स्ड है, 30,000 रुपए हो जाएगी हमारी। कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन है तो आरएफए की वैल्यू, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन चेक करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन नहीं दे रखी बट ये दे रखा है मुंबई, तो इट इज रीजनेबल टू एज्यूम जो है कि पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। और अगर 40 लाख से ज्यादा है तो हमें 10% ऑफ सैलरी करना होता है। सैलरी का लंबा चौड़ा मतलब होता है बट यहां पर सैलरी में 2 ही चीजें हैं। कौन कौन सी है हमारी? बेसिक सैलरी और कमीशन। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो फर्नीचर है वो अपने आप में एक परक्विजिट है और उसके बाद जो कंसेशनल लोन है वो भी एक परक्विजिट है। और आपको याद होगा आरएफए की वैल्यूएशन में परक्विजिट्स को सैलरी में कंसीडर नहीं करते। तो हमारी यहां पर आरएफए के पर्पस के लिए सैलरी का मतलब हो गया ये ऊपर वाली 2 चीजें। 6,90,000 का 10% करेंगे तो आरएफए आ जाएगा 69,000।
इसके बाद यूज ऑफ फर्नीचर का परक्विजिट है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए यहां पर कि ये कहीं पे भी नहीं बता रखा कि हमने फर्नीचर एम्प्लॉय को बेच दिया है। यूज ऑफ फर्नीचर हो रहा है, यूज ऑफ फर्नीचर 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सर आपको ये कैसे पता लगा कि फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है? क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है फर्नीचर कॉस्टिंग। अगर रेंट के बारे में नहीं दे रखा तो ऑब्वियसली ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ये कितना हो जाएगा? 24,000। वेरी वेरी सिंपल, अभी तक कुछ भी नहीं था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन कितने का है? 3 लाख रुपए का है। एम्प्लॉयर ने 7.5% चार्ज करे, बट एसबीआई का 12.5% है। और मजे की बात यह है कोई भी लोन रीपे नहीं हुआ। ये मजे की बात इसलिए है क्योंकि लोन अगर रीपे हुआ होता तो मंथली कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब आप एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12.75 माइनस 7.75 5% मल्टीप्लाइड बाय सितंबर से लोन है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इनटू 7 डिवाइड बाय 10। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% इनटू 7 डिवाइड बाय 12, आंसर आ जाएगा हमारा 8750। ठीक है जी, ये हम ऐड कर देंगे। यहां तक ऐड करने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी आ जानी चाहिए और ग्रॉस सैलरी के बाद भूल मत जाना स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की देनी है या 75,000 की देनी है? ऑब्वियसली 50,000, क्योंकि हम रेगुलर रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई हमारा प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस होता भी सही तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। हमारा आ जाएगा इनकम एट द हेड सैलरी। सिंपल है। फिर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और हेड है। संदीप इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी व्हिच ही कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 16-17। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स। 4 इक्वल यूनिट्स हैं। He occupied one of the unit for residence and 3 unit were let out। तो ये क्वेश्चन किसका है? Some part of the property let out and some part let out। ऐसे केस में क्या करते हैं हम? प्रॉपर्टी के अलग अलग यूनिट्स को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। जो एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/4 यूनिट हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी सीधे एनएवी क्या आ जाएगी? निल आ जाएगी। एनएवी निल आएगी तो ऑब्वियसली 24AB क्या आ जाएगा? निल। सीधा बात करते हैं इंटरेस्ट की। क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल टैक्स है, वो लेट आउट वाले के लिए रेलेवेंट है। फेयर रेंटल दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखी है, ये सब लेट आउट के लिए रेलेवेंट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए नहीं है। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट 6 महीने के लिए वैकेंसी है और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट का बंटवारा कर दो। 1/4 के लिए कितना होगा? 50,000 और 3/4 हमारा कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। ये 50,000 रुपए किससे रिलेटेड है? हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे होते तो 24 भी नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है रेगुलर रिजीम फॉलो करनी है। रेगुलर रिजीम के अंदर 24 भी मिल जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, बट अब ध्यान आएगा कि हमारी 30,000 की लिमिट है या 2 लाख की लिमिट है। 2 लाख की लिमिट के लिए 4 कंडीशन होती हैं। पहली, लोन 1999 के बाद होना चाहिए। तो मान के चलता हूं प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट 16-17 में हुई है तो लोन भी उसके बाद का है। क्वेश्चन में बता नहीं रखा कंस्ट्रक्शन कितने सालों के अंदर अंदर हुई है, तो यहां पर आप अजम्पशन जरूर लिख दीजिए मेरे हिसाब से, दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट हमने कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर कर ली है, क्योंकि ये डेटा दे नहीं रखा। कंसिडरिंग दैट हमारी 2 लाख की लिमिट है और 2 लाख की लिमिट है तो ये पूरा 50,000 अलाउड है। अकॉर्डिंगली हमारा इस केस में 50,000 का लॉस आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड में। नाउ लेट्स गो टू लेट आउट। लेट आउट के अंदर हमारी 3/4 है, तो पहले हम क्या करते हैं? पूरे घर का आरईआर निकालते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और फिर उसका 3/4 कर देंगे। तो फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख और 7.5 लाख, दोनों का हायर कितना हो गया? 9 लाख, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो पूरे घर का आरईआर 8.5 लाख है। 9 लाख और 8.5 लाख का हायर, फिर सब्जेक्ट टू 8.5 लाख। बट मुझे क्या करना है? 8.5 लाख का 3/4। 3/4 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे 4 में से 3 यूनिट्स हैं जो लेट आउट हैं, तो मेरा आरईआर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 637,500। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 होता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विदाउट कंसिडरिंग वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना होती तो क्वेश्चन में लिखा है 20,000 पर मंथ, वैकेंसी अभी कंसिडर नहीं करूंगा, पर यूनिट इंटू 3। तो 20,000 इंटू 12 इंटू 3 कितना हो गया? 7,20,000 अगर वैकेंसी ना होती। फिर हम क्या करेंगे? दोनों का हायर लेंगे। दोनों का हायर कितना हो जाएगा? 7,20,000। तो मैंने आपको बताया था अगर रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हमारा हायर होता है तो वैकेंसी की डिडक्शन भी मिल जाती है। वैकेंसी कितना है? कोई भी एक यूनिट 6 महीने के लिए खाली था तो 20,000 इंटू 6 लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो गया 1,20,000। अकॉर्डिंगली मेरा जीएवी यहां पर आएगा 6 लाख रुपए। ठीक है। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 20%, किसके होंगे?
ऑब्वियसली म्युनिसिपल वैल्यू के। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे घर के हैं 1,80,000, बट अगेन म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे घर के अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ 3/4 अलाउड होंगे। तो 3/4 हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइड बाय 4, दिस कम्स आउट टू 1,35,000। अगर मैं एनएवी की बात करूं तो एनएवी हमारी कितनी आ जाएगी, 4,65,000 की एनएवी आ जाएगी। एक बार आपकी एनएवी 465 आ गई तो इसमें सबसे पहले 24A मिलेगा। 24A कितना मिल जाएगा, 139,500 मिल जाएगा। और फिर अब नंबर आएगा 24B। 2 लाख में से हमारा लेट आउट के लिए कितना है, 1.5 लाख। पूरा का पूरा 1.5 लाख अलाउ हो जाएगा क्योंकि लेट आउट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती। तो 4,65,000 में से अगर मैं 30% माइनस करूं और फिर 1.5 लाख माइनस करूं, लेट आउट के अंदर मेरा आंसर आएगा 175,500। तो लेट आउट की वैल्यू हो गई 175,500। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस था, दोनों का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो जाएगा और फाइनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी 1,25,500। तो जो सैलरी है उसमें 1,25,500 को ऐड कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। सो यू विल सी अ कंपैरेटिवली वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट विल गिव यू 6 मार्क्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि सैलरी में आपको पता है बेटा क्या कुछ नहीं पूछा जा सकता। पॉइंट नंबर बी, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी विद रीजन इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट फॉर द असेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ द रिसीट ऑफ इनकम। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा जल्दी से पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है ना बच्चों वाला, गिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर आपने ये 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, मैंने तो अपनी बुक के अंदर ऑल टुगेदर एक अलग ही चैप्टर बना रखा है, अगर आपने इस टॉपिक को रिवाइज किया होगा तो बिल्कुल सिंपल है। मिस्टर राम रिसीव्ड अ सम ऑफ 5 लाख रुपीस फ्रॉम हिज फादर ऑन राम्स वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एग्जेम्पशन नहीं होती, बट फादर से रिसीव करा है, फादर इज अ रिलेटिव। गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल। तो इस केस के अंदर ऑल्दो द गिफ्ट इज मोर देन 50,000 रुपीज, इट विल नॉट बी टैक्सेबल सिंस इट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रिलेटिव। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 नंबर और 3 पॉइंट है, तो एक एक नंबर तो डेफिनेटली है ही है सबका, किसी एक के 2 मार्क्स होंगे। तो आपको रीजनिंग जरूर लिखनी है, और पूरी लंबी लंबी रीजनिंग नहीं लिखनी, बट शॉर्ट में रीजनिंग जरूर लिखनी है। मिस्टर गोविंद सोल्ड हिज हाउस टू मिसेज राधा फॉर 1,25,00,000 वेयर एज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1,75। हमारा परचेज प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, और अगर हमारा परचेज प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होता है तो हम चेक करते हैं। पहली बात तो वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। डिफरेंस कितना है, 50 लाख का। क्या वो 50,000 से ज्यादा है? यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंडली वो डिफरेंस 10% ऑफ परचेज प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। परचेज प्राइस का 10% कितना हो गया, 1250। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अकॉर्डिंगली जो ये डिफरेंस है ये 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। रेसिपिएंट हमारे हाथ में कौन है, बायर कौन है, मिसेज राधा। तो ये जरूर लिख देना, यहां पर मिसेज राधा के हाथ में टैक्स लगेगा। पॉइंट नंबर 3 करें तो मिस अगस्ता गॉट गिफ्ट ऑफ कार वर्थ 7 लाख रुपीज फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन हर वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी के लिए तो कोई एग्जामिशन नहीं होती, बट अगर आप यहां पर देखो गिफ्ट किसका मिला है, कार का। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हमारा टैक्सेबल कवर होता है। तो यहां पर ये कार जो है स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अकॉर्डिंगली इस केस में यहां पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो 3 क्वेश्चंस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, एंड मेरे हिसाब से इनमें से जो 2 नंबर का होना चाहिए वो पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको दोनों कंडीशन क्लियरली मेंशन करके अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 का ए पार्ट। मिस्टर संजू एन इंडिविजुअल एसएससी एज्ड अबाउट 32 इयर्स furnishes the following details for the year ended 31st मार्च 2025। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो ये कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का क्वेश्चन है, और जहां पर आई थिंक थोड़ा क्लबिंग वाला पॉइंट भी बीच में यूज हो रहा है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैं इसको ना साफ सुथरा थोड़ा यहां पर बना लेता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए हमें किस तरह से करना है, ठीक है। जब भी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का क्वेश्चन होता है मैं हमेशा आपको बोलता हूं 2 मार्जिन ड्रॉ किया करो, जो भी आपस में एडजस्टमेंट करनी है वो इनर मार्जिन में किया करो, और जो फाइनल आंसर आपका जा रहा है वो आउटर मार्जिन में लेके जाया करो। पहले मैं अगर बात करूं तो हमारा यहां पर लॉस फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। ध्यान दीजिए, मैंने एमसीक्यू में भी आपको बताया था, यहां पर फिर से बोल रहा हूं आपको, जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं या कोई भी डेरिवेटिव्स होते हैं तो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में नहीं होते। अकॉर्डिंगली ये नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है, राइट। नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस है कितना, 75,000 रुपए। और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट बिजनेस, ये भी नॉन स्पेक्यूलेटिव है। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में मैं यहां पर लिखूंगा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का लॉस इनकम हो गई 2,21,000। इसमें से मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस को सेट ऑफ करूंगा जो कि मेरा 75,000 है, और इसको सेट ऑफ होने के बाद 2,21,000 में से 75,000 गए, हम आ जाएंगे 1,46,000 के ऊपर, राइट। ये पीजीबीपी के अंदर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करी है।
शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म 19% शेयर है 38,000। ध्यान दीजिए जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है ना फर्म से, वो हमारा पीजीबीपी के अंदर ही आएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कर लें। ये हमारा 10 क्लॉज 2A में एग्जेम्प्ट होता है, तो क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है तो इस केस में हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी 3,15,000, तो मैं यहां पर अलग हेड ओपन कर दूंगा। हमारा सैलरी है, सैलरी कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड का मतलब है हमें फिर से कोई 50,000 या 75,000 की डिडक्शन नहीं लेनी। 3,15,000 है यहां पर, या राइट। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अब इससे पहले कि हाउस प्रॉपर्टी का कुछ करें ना, चेक कर लेते हैं हम रिजीम कौन सी फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रखा है, यानी रेगुलर रिजीम है। ये मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के केस में इससे पहले कि आप 24B की रिडक्शन दो, इससे पहले 24B की रिडक्शन दो, आपको रिजीम चेक करनी पड़ती है। अब 1,75,000 पूरा का पूरा हमारा अलाउ हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है 1,75,000 रुपए, वो इस सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। सर क्या हम पीजीबीपी से कर सकते हैं? पीजीबीपी से भी किया जा सकता है, 2 लाख तक किया जा सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे स्टार लगा के साइड में लिख देता हूं क्योंकि इसके ऊपर 80C मिलने वाला है हमें, तो ये लास्ट के अंदर जीटीआई के बाद लेस करने देंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला है कैपिटल गेन, तो मैं अगली हेड बना देता हूं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपका शॉर्ट टर्म गेन है, फिर लॉन्ग टर्म गेन है, फिर लॉन्ग टर्म लॉस है। जो लॉन्ग टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट ही लॉन्ग टर्म लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म लॉस को मैंने सेट ऑफ किया। फिर हमारा, अच्छा ये तो आपको याद होगा, गेन 112A का हो, लॉस 112 का हो या वाइस वर्सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स रेट अलग अलग होते हैं, बट लॉस सेट ऑफ करने के लिए एक गेन को दूसरे लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है। 1,10,000 माइनस 68,000 हमारा ये आएगा 42,000। साथ ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया आफ्टर सेट ऑफ। इसके अलावा हमारा प्लीज टेक केयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा जो है क्वेश्चन में क्लियरली ये नहीं बता रखा है 111A है, तो हम इसको नॉर्मल इनकम मान के चलेंगे। ये हमारा नॉर्मल इनकम का 82,000 रुपीज है, ठीक है। यहां तक हो गया डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हिज वाइफ रिसीव्ड सैलरी ऑफ 24,000 फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म वेयर शी इज अकाउंटेंट, शी डज नॉट हैव द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सेक्शन 64 के अंदर हम पढ़ते हैं दैट अगर हमारा स्पाउस किसी ऐसी एंटिटी में काम करता है या करती है जिसके अंदर हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसको सैलरी विदाउट क्वालिफिकेशन मिल रही है, तो स्पाउस की सैलरी हमारे हाथ में क्लब हो जाएगी। बट उसके लिए जरूरी क्या है, उसके एम्प्लॉयर के अंदर हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब होता है जो 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। यहां पर उस फर्म के अंदर ध्यान से देखो, हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 19%। यानी यहां पर हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से 64 में कोई क्लबिंग नहीं होगी। वाइफ की सैलरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। हमें कुछ भी नहीं करना है। आप कमेंट कर सकते हो वर्किंग नोट में, और कुछ भी नहीं करना। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर 80D में आएगा। क्वेश्चन में चेक करो एज कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में एज है बता ही नहीं रखी, या क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता रखी है, एक बार देखना क्वेश्चन में। सीनियर सिटीजन तो नहीं है हम, 32 ईयर्स है, तो सीनियर सिटीजन नहीं है। ये मैंने इसलिए चेक करा क्योंकि 80D के अंदर लिमिट है 25,000 हुई। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर 5,000 पे कैप हो जाएगा। 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और 21,000 का मेडिकल इंश्योरेंस मिलाकर हो गया 26,000। बट 26,000 की रिडक्शन नहीं मिलेगी, हमें कितनी मिलेगी, 25,000। सो वी हैव 80C ऑफ 1,20,000 एंड 80D ऑफ 25,000 जो लास्ट में लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव लॉस है। ध्यान दीजिए जो स्पेक्युलेटिव लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड होता है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। हमारे पास स्पेक्युलेटिव की इनकम ही नहीं है, तो इसे फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड के अंदर पहला लॉस तो यही हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसके अंदर ये तीसरा साल है इसका। स्पेक्युलेटिव लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, 4th ईयर है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे, कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है जी। सेट ऑफ करेंगे तो 52,000 इसके अगेंस्ट, 42,000 इसको पूरा पैकअप कर देते हैं, ये खत्म हो गया। और बचा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो 10,000 इसके अगेंस्ट। सर सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर दूं? आई वुड रिकमेंड ऐसा मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि आपको ना अपनी स्पेशल इनकम पहले पहले खत्म करनी है। इसका रीजन ये है, आपके पास 80C भी है 1,20,000 का और 80D भी है 25,000 रुपए का, और ये दोनों जो चैप्टर 6 से की रिडक्शन है ये सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलती हैं। दैट इज वाई मैंने कोशिश करी है, पहले मैंने अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निपटाया है, ताकि जब मैं डिडक्शन लेने जाऊंगा तो मेरे पास नॉर्मल इनकम हो, मेरे पास स्पेशल इनकम ना भी हो तो चल जाएगा। दैट इज वाई आई थिंक दैट इज द गुड अप्रोच। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर दोगे तो लीगली वो गलत नहीं है, ठीक है। पैकअप करेंगे, ये 72,000 हो जाएगा।
हाउस प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे तो ये हमारा 3,15,000 में से 1,75 गए, ये 1,40,000 हो जाएगा और ये 146 हो गया। तो 146, 140 और इसके साथ साथ ये ऐड कर दिया जाए तो 72,000 हमारी जीटीआई आ गई 3,58,000। एंड ध्यान दीजिए इस जीटीआई के अंदर हमने कोई भी स्पेशल इनकम नहीं छोड़ी, हमने सारी स्पेशल इनकम निपटा दी है। इसमें से आप 80C ले सकते हो और 80D ले सकते हो। 80D मैंने अभी आपको बताया 25,000 रुपए का है। 80C अभी मैंने आपको बताया, हमने यहां पर देखा 80C कितना है, 80C हमारा 1,20,000 का है। तो इस तरह से हम लेस करके अपना आंसर निकाल देंगे। आर वी क्लियर? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। इसके अंदर इकलौता पॉइंट जहां पर मुझे लगता है बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे वो क्लबिंग वाला है, क्योंकि यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए जो परसेंटेज है वो ऊपर दे रखी है। अदरवाइज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट। पार्ट नंबर बी है, बी और सी के अंदर ये सी होना चाहिए, शायद बी गलती से लिखा है। अच्छा, बी मतलब दोनों में से एक करना है। तो स्टेट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द अलॉटमेंट ऑफ पैन अंडर 139A, मेंशन द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। सीधा सीधा थ्योरी क्वेश्चन है। मैं आपको बुक से दिखा देता हूं। पैन के लिए हमने पूरा एक वो बना रखा है, ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम हमारा चैप्टर है। पैन का पूरा टॉपिक बनाया था, किस किस के लिए पैन मैंडेटरी है, अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है वहां पर। तो आप सारे ही ट्रांजेक्शंस ना भी मेंशन करो, क्योंकि कुछ नोटिफाइड ट्रांजेक्शंस भी एक्स्ट्रा थी ना, अगर आप सारी ट्रांजेक्शन ना भी मेंशन करो, सिर्फ मोटा मोटा बता दो कि हमारा कौन सा केस है। पहला केस जिन लोगों को रिटर्न फाइल, पहला केस जिन लोगों की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। दूसरा केस जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है। कहां गई, ये रहा। कैटेगरीज अलग अलग बना रखी हैं। पहला कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी बिजनेस वाली कि बिजनेस आपका हो रहा है। तीसरी वो सारे लोग जिनके ऊपर वाले बिजनेस के वो इंडिविजुअल हैं और इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं और साथ साथ हमें ये भी बताना है कब तक एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमारा रिटर्न ऑफ इनकम से। डिस्कस ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज मैंडेटरी। आधार जो कोट करना मैंडेटरी है ना, 2 जगह ही मैंडेटरी है। एक तो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर मैंडेटरी है, और जो आपकी पैन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन होती है वहां पे मैंडेटरी है। तो डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, 2 ही डॉक्यूमेंट है। ऑल्सो एक्सप्लेन कहां पर 139AA नहीं लगते, यानी किन लोगों को अपना आधार कोट नहीं करना होता। तो यहां पर हमारी एक्सेप्शंस पूरी क्लियर कर दे रखी हैं। एनी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, एनी पर्सन जो रेजिडेंट नहीं है, इंडिया में रहता है बट जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय में है और 80 साल या उससे ज्यादा है। 4 एक्सेप्शन है, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो आई थिंक अगर मैं यहां पर होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन करना ज्यादा पसंद करता, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, दिस वाज अ थ्योरी क्वेश्चन। एक थ्योरी क्वेश्चन आपको पता ही आता है, और मैं आपको चैप्टर कराते समय भी आपको बोला था मोस्टली वो थ्योरी क्वेश्चन रिटर्न से ही आता है। एक पैटर्न से पता लग जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार मैं पेपर प्रेडिक्ट कर सकता हूं, बट जब पेपर इस तरह से आए, जैसे मैंने वो आपको बोला सिंपल पेपर, मैं सिंपल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वही सब पेपर के अंदर आया। तो जब इस तरह से पैटर्न बेस्ड पेपर आता है तो जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, लेट्स गो टू द सेकंड सेक्शन। अब बात करते हैं जीएसटी। लगभग 1 घंटा हमने इनकम टैक्स लगाया, अब जीएसटी में आते हैं। जीएसटी में भी जो पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का होता है, बट उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, 10 और 5। मैंने आपको 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी में भी बताया था और क्लास में भी बताया था। पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें आउटपुट और आईटीसी दोनों से रिलेटेड होगा, और जो 1 का बी पार्ट होगा मैंने कहा था वैल्यूएशन से रिलेटेड होगा या टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। पार्ट बी हमारा वैल्यूएशन से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सिंपल है क्योंकि कोई भी बहुत डीप वाला पॉइंट इन्होंने यहां पर नहीं पूछा। बिल्कुल प्लेन सिंपल क्वेश्चन। पढ़ो जरा कैसे। MLM Private Limited, a registered person in Rajasthan, is engaged in various lines of business and provides the following information for March 24। पहले आपको कुछ आउटवर्ड की डिटेल दे रखी है, ठीक है, मैं मोटा मोटा ऊपर से क्वेश्चन देखता हूं। फिर हमारी इनवर्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में बता रखा है, तो पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, फिर इनवर्ट ट्रांजैक्शंस बता रखी है, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और लास्ट में ये पढ़ लेते हैं। सारी फिगर्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं, यानी आपको बैक कैलकुलेशन डिवाइड बाय 118 वगैरह नहीं करना है। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड इंट्रा स्टेट, ये काम भी बच गया हमारा। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में नहीं सोचना, तभी मैंने आपको क्वेश्चन बोला इजी है, क्योंकि आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। पिछले 2 अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे जहां पर आपको जो फुल फ्लेश क्वेश्चन होता है उसमें इंट्रा और इंटर भी खुद पता करना होता है। यहां उसने बता दिया सारा कुछ इंट्रा है। अच्छी बात है, क्योंकि अब जब यूटिलाइजेशन करेंगे ना, आईजीएसटी होगा ही नहीं, सारा कुछ सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। सीजीएसटी के क्रेडिट को सीजीएसटी से सेट ऑफ कर देना, एसजीएसटी क्रेडिट आईटीसी को एसजीएसटी से सेट ऑफ कर देना, यानी यूटिलाइजेशन में तो कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही नहीं है। वाह जी वाह, मजा ही आ गया यहां पर। तो Subject to the information, all the necessary conditions for ITC have been fulfilled। ITC के जो 16(1) और 16(2) में इतनी सारी कंडीशन होती हैं, अनलेस किसी पॉइंट के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, बाकी अदरवाइज सेटिस्फाइड मानो।
गुड्स की जो भी सप्लाई है इनवर्ड या आउटवर्ड उसमें 12% का रेट मानो, सर्विस की जो भी सप्लाई है इनवर्ड या आउटवर्ड उसमें 18% मानो, और आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है मार्च 24 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर दो टेबल बनाएंगे। पहली टेबल हमारी यहां पर क्या बनेगी, मैं पैरेलली बना देता हूं, यहां पर ये आउटवर्ड की टेबल बनेगी, ये हमारी इनवर्ड की टेबल बनेगी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और ये हो गया आईटीसी। क्लियर है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में मैंने आपको बता रखा है फॉरवर्ड चार्ज वाली अलग लेके चलते हैं, हम रिवर्स चार्ज वाली अलग लेके चलते हैं, क्योंकि जो रिवर्स चार्ज वाली होती है ना वो डायरेक्टली हमारी किस में पे होती है, कैश से होती है। तो मैं आउटवर्ड के लिए भी दो अलग अलग टेबल बना सकता हूं, नहीं तो ऑल्टरनेटिवली आप रिवर्स चार्ज बिल्कुल लास्ट में लिख सकते हो अगर आप एक ही टेबल बना रहे हो। लेट स्टार्ट, पहले मैं आउटवर्ड के अंदर जाता हूं। आउटवर्ड के अंदर एक एक करके बात करें, सारी ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट है, आपको बस ये देखना है टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। Advance received from Mr. Gokul for business support service to be supplied in the month of April. ध्यान दो, सप्लाई अप्रैल में होगा, हमें लायबिलिटी मार्च की निकालनी है, मार्च में हमने एडवांस रिसीव किया है, तो ये पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का सेक्शन 13 से गवर्न होता है, और सेक्शन 13 के अंदर आपका जैसे एडवांस रिसीव हो जाए तो एडवांस के समय आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाता है। तो क्या ये टैक्सेबल होगा, आंसर इज यस, मार्च में टैक्सेबल होगा, एडवांस के समय ही हो जाएगा। अगर ये गुड्स होता तो गुड्स के अंदर आपको याद होगा नोटिफिकेशन 66/2017 की वजह से गुड्स के एडवांसेस पे फिलहाल टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं होता, तो गुड्स नहीं है, यहां पर सर्विस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्विस का इंट्रास्टेट सप्लाई सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हो गया सीजीएसटी, ये हो गया एसजीएसटी, हम 2 लाख का 12% या 18 करेंगे ना, सर्विस है तो 9% कर देता हूं, 18,000 सीजीएसटी आ जाएगा मेरा और 18,000 एसजीएसटी आ जाएगा, 2 लाख रुपए टैक्सेबल कर दिया मैंने। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Provide commission service to pure labor contract to Messrs Raj Builders for multi-story residential complex. आपको अगर याद हो यहां पर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर कंस्ट्रक्शन के लिए करो वहां पर दो एग्जेम्पशन है। एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर आप कुछ बना रहे हो उसके अंदर, या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर, या आप सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो एंड दैट सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्लियरली लिखा है हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यानी यहां पर ये वाली एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है तो टैक्सेबल है। तो आपको टैक्सेबल करने से पहले आई थिंक मुझे रीजन यहां पर, जैसे इसके अंदर आपने टाइम ऑफ सप्लाई का रीजन लिखा होगा, इसके अंदर आपको वो एग्जेम्पशन को रेफर करो और बताओ वो वाली एग्जेम्पशन यहां पर अप्लाई नहीं हो रही। बहुत सारे बच्चों की जब मैं शीट चेक करता हूं, अभी पिछले अटेम्प्ट के बच्चे तो अभी थोड़े दिन पहले तक जनवरी वाले बच्चे मुझे शीट दिखा रहे थे, मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं बस टैक्सेबल लिख के छोड़ देते हैं। अरे भाई वहां पर कुछ ना कुछ आईसीआई ने पूछा है, आई एग्री वहां पर एग्जामिशन नहीं लग रही, बट यू हैव टू कमेंट वो एग्जामिशन नहीं लग रही, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट आईसीआई आपको फुल मार्क्स देगा। तो यहां पर अगर आपने वो एग्जामिशन मेंशन करी है तो बहुत अच्छी बात है। 5 लाख का इंट्रास्टेट सप्लाई है और सर्विस है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सर्विस हो गया ना, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ये हो गया हमारा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये भी डन। स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ब्रांच इन जोधपुर, ध्यान दो हम भी राजस्थान में हैं और हमारी ब्रांच भी राजस्थान में है और उसका सेम जीएसटी नहीं है। शेड्यूल 1 के अंदर अगर आप अपनी ब्रांचेस को सप्लाई करते हो तो वो सप्लाई तभी बनता है अगर वो ब्रांच आपकी डीडीपी है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन तभी होता है सेम स्टेट के अंदर अगर उसका सेपरेट जीएसटी हो। इस क्वेश्चन के अंदर सेपरेट जीएसटी नहीं है, सेम जीएसटी है, तो यहां पर वो मेरी ब्रांच डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। अकॉर्डिंगली ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई नहीं है और सप्लाई 1 नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगेगा। तो आप निल निल लिखोगे बट रीजन जरूर मेंशन करोगे कि ये सप्लाई क्यों नहीं है। आउटवर्ड सेल ऑफ गुड्स टू वेरियस अनरिलेटेड पर्सन, ध्यान दो अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई करी है एंड ऑब्वियसली प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ऐसा केस होता है तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 बोलता है कि इस केस में हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई किसके इक्वल होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के। तो क्वेश्चन में जो ये फेयर मार्केट वैल्यू है ये किसी काम की नहीं है, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू काम आ जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको पता हो अगर ये अनरिलेटेड की जगह रिलेटेड पर्सन के बीच में होता तो वहां सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन करनी होती है और सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में ही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली एग्जाम में क्वेश्चन ही क्या आता है अनरिलेटेड का, तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ऐसा एक क्वेश्चन आपने अगर हमारे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन बैंक में चैप्टर बना रखा है उसके अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ये सेम पॉइंट पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 575 के ऊपर हम लगा देंगे, 575 पे 12% के हिसाब से क्या आएगा, 575 का 6% कर देता हूं मैं, 34,500 रुपए का सीजीएसटी, 34,500 रुपए का एसजीएसटी। इस वैल्यू के ऊपर मैंने 12% अप्लाई करा है। वेयरहाउसिंग सर्विसेज दिए हमने फॉर राजमा, रेड लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस
वेयरहाउसिंग सर्विसेज हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एग्जेम्प्ट होती हैं, बट पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती है। इसके अलावा राइस के लिए एग्जेम्प्ट होती हैं, इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल्स और पल्सेस इनके लिए भी एग्जेम्प्ट होती हैं। तो ये हमारी वेयरहाउसिंग सर्विस तो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। आप यहां पर निल निल लिखोगे, बट क्लियरली मेंशन कर दोगे ये सर्विस हमारी क्या है, एग्जेम्प्ट है। आउटवर्ड की टेबल हमारी बन गई। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इनवर्ड की टेबल पे। रिसीव्ड कार रेंटल सर्विस फ्रॉम कारवन प्राइवेट लिमिटेड एंड अनरजिस्टर्ड कंपनी, इंपॉर्टेंट चीज, अनरजिस्टर्ड कंपनी है, एंगेज्ड इन कार रेंटिंग सर्विस। उसने रेंट, हमने रेंट उसे पे करी है मंथली बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इंक्लूडेड है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस बार एमसीक्यू वाले पार्ट में भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का पार्ट क्वेश्चन था। यहां पर फिर से आ गया रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सेम चीज एमसीक्यू में भी पूछ रहे हैं, यहां भी सेम टॉपिक से। कितने टॉपिक हैं, कहीं और से पूछ लो यार। तुम एक ही पेपर के अंदर उसी के पीछे पड़े हो, चलो अच्छी बात है, अगर जिस बच्चे को आता है उसकी तो मौज है। हमारा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, और सर्विस प्रोवाइडर ने 5% वाला इनवॉइस इशू नहीं किया, तो उस केस में रिवर्स चार्ज होता है। यहां पर देखो जो रेसिपिएंट है, हम तो एलएमएम लिमिटेड है, हम बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट हमने सर्विस रिसीव करी है। सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारे केस, हाँ जी सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट इस केस के अंदर है, कारवन प्राइवेट लिमिटेड है। और सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो फर्स्ट थिंग है, यहां पर जो हमने इनवर्ड सप्लाई ली है उस पर हमें टैक्स नहीं पे करना, उसके अंदर वेंडर को टैक्स पे करना है। अब अगली चीज, वेंडर इस केस के अंदर ध्यान से देखो कौन है, वेंडर अनरजिस्टर्ड कंपनी है। अगर वेंडर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो ये मत देखो इनवॉइस 6%, अरे ये रेट 6% है, बट अगर वेंडर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इसका मतलब सप्लायर ने कोई टैक्स पे नहीं किया होगा, और उसने टैक्स पे नहीं किया होगा तो हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन आई होगी बच्चों को, क्योंकि आपने ये तो बोल दिया कि फॉरवर्ड चार्ज है, आधे बच्चों ने तो बिना सोचे रिवर्स चार्ज ही लगा दिया होगा। अगर आप ऐसे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिवर्स चार्ज तो यहां पर नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज आया, और फॉरवर्ड चार्ज में भी उसने हमसे चार्ज नहीं किया। ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ये सिर्फ इतना बता रही है इसके ऊपर रेट 6% है, बट यहां पर अनरजिस्टर्ड कंपनी है, ड्यू टू विच उसे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज में अगर वो टैक्सेबल पर्सन ही ना हो तो टैक्स नहीं। इन शॉर्ट यहां पर कोई टैक्स चार्ज नहीं हुआ होगा, किसी प्रकार का कोई आईटीसी नहीं है, तो मैं यहां पर निल और निल लिखूंगा, सीजीएसटी एसजीएसटी निल निल। रीजन समझा देना यहां पर पूरा जो मैंने आपको बताया। इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स, गुड्स भी आया सर्विस भी आया, ये तो क्वेश्चन पैकअप करने वाली बात है। 750 का 6%, 45,000, ठीक है जी। और सर्विस की बात करूं तो 2.5 लाख का 9% करें तो 22,500, ठीक है। ये हो गया हमारा आईटीसी क्लेम कर लिया हमने, ये तो बिल्कुल सिंपल था, कोर्स एंड फर्दरेंस के लिए। फिर आगे देखो वर्किंग नोट में क्या लिखा है, कंपनी ने 50,000 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे किया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इन द कोर्स ऑफ देयर डायरेक्टरशिप सर्विस तो वहां पर रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज मतलब यहां पर सप्लायर हमारा डायरेक्टर है, बट हमारे सप्लायर ने, अजय ने जब हमें सर्विस दी, तो बीइंग अ कंपनी हम इसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे। तो 50,000 के ऊपर मैं 99% कर दूं तो 4500 रुपए एक तरफ तो हमारी रिवर्स चार्ज के अंदर ऐड होगा, मैं इसको अलग इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये हमारी एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, और दूसरी तरफ 4500 रुपए का आईटीसी भी हम क्लेम कर लेंगे, क्योंकि सेम चीज रिवर्स चार्ज में पहले हम टैक्स जोड़ते हैं, टैक्स हमेशा ई कैश लेजर से होगा और आईटीसी के अंदर भी आ जाएगा, तो दो जगह इसकी एडजस्टमेंट आएगी। कंपनी मेड अ डोनेशन ऑफ 4.5 लाख रुपए लोकल ओल्ड एज होम for setting a water cooler at old age home in the name of company embedded on the water cooler to express their support। इसके ऊपर अगर आपको याद हो, सीबीआईसी का एक सर्कुलर है, एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था। अगर आप डोनेशन देते हो सामने वाली एंटिटी को, और वो सामने वाली एंटिटी आपका नाम छाप देती है किसी नेम प्लेट पे, एंड इट इज मियरली एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू एडवर्टाइज द अदर पर्सन, तो वहां पर हम उसे क्विड प्रो क्यों नहीं मानते, और क्योंकि क्विड प्रो क्यों नहीं होता तो वहां पर वो डोनेशन कंसीडरेशन नहीं बनती। अकॉर्डिंगली इस केस के अंदर ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, कोई भी जीएसटी उस ट्रस्ट ने हमसे चार्ज नहीं किया होगा। साथ में यहां पर एक कंफ्यूजन ये आती है, सर यहां पर क्लियर कट लिखा तो है नहीं कि भाई वो सिर्फ मियरली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फिलैंथ्रोपिक एफर्ट है, हमने उसको एडवर्टाइज नहीं किया। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस केस के अंदर कि हमने एडवर्टाइजमेंट नेचर का किया हो।
अगर 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूं तो यहां पर वो सीबीआईसी सर्कुलर की जो 3 कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, स्टिल हमारा जो ट्रस्ट है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। इस रीजन की वजह से भी ट्रस्ट ने हमसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया होगा। तो इन शॉर्ट इस ट्रांजैक्शन पे ट्रस्ट ने कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया, हमें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका रीजन दोनों में से कोई भी हो सकता है। पहला रीजन, सीबीआईसी सर्कुलर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यहां पर ट्रस्ट हमारा सिर्फ नाम छाप रहा है, वो हमारा कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। इट इज मियरली अ रिकॉग्निशन ऑफ द फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स, और यहां पर ट्रस्ट पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड मानो तो यहां पर आप बोलोगे सप्लाई नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना मानो तो आप बोलोगे सप्लाई तो है, बट क्योंकि वो ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड है इसलिए जीएसटी चार्ज नहीं किया। नेवरदलेस आईटीसी नहीं मिलेगा, यहां पर कोई कुछ ही नहीं है। तो यहां पर हम क्वेश्चन पैकअप करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000 प्लस 22,500 प्लस 4,500, हमारा आईटीसी हो गया 72,000 और ये भी हो गया 72,000। अगर हम आउटवर्ड को ऐड करेंगे तो 18,000 प्लस 45,000 प्लस 34,500, ये आएगा 97,500। हम पहले क्या करेंगे, सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, एसजीएसटी को एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे और बाकी कैश लेजर के थ्रू, और ये दोनों तो हमेशा ही क्या होंगे, कैश लेजर के थ्रू। इस तरह से हम फाइनल टैक्स लायबिलिटी थ्रू कैश लेजर बता देंगे। एज कंपेयर टू द क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे गए हैं, आई वुड से वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपने वो हमारा जो अलग से चैप्टर बना रखा है जिसके अंदर सारे मैंने आज तक के 20 या 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आप देखोगे तो इससे काफी टफ क्वेश्चन उन्होंने पिछले 2-3 अटेम्प्ट में पूछे हैं। ये उसके कंपैरेटिवली बहुत ही आसान था। पॉइंट नंबर बी, मिस्टर अजय अ रजिस्टर्ड पर्सन, नाम इनको और नहीं मिल रहे, वही अजय अजय बार बार पहले जा रहे हैं। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय हिम इन द मंथ ऑफ जुलाई। करना क्या, क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे 5 ही पॉइंट हैं और लास्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑन विच अजय शैल पे जीएसटी, सूटेबल अजम्पशंस दे दो, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, 15 सेक्शन सबसेक्शन 2 और 15(3) के हिसाब से करना है। पांचों पॉइंट बहुत ही सिंपल हैं, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, बट रीजन जरूर लिखने हैं। ही सोल्ड गुड्स टू वेलनेस फार्मा 3,000 यूनिट्स फॉर 400 ईच, 12 लाख के मैंने यूनिट्स बेचे उसको। अंडर सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, मैंने गुड्स बेचने पे टीसीएस कलेक्ट किया है। टीसीएस इनकम टैक्स वाला, जीएसटी वाला नहीं। जीएसटी वाला टीसीएस तो वैसे भी ईसीओ को कलेक्ट करना होता है, यहां पर इनकम टैक्स की बात चल रही है। अकॉर्डिंगली मैंने उससे 12,02,000 रुपए चार्ज करे हैं। अब मुझे बताओ ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी। ट्रांजेक्शन वैल्यू 12 लाख होगी या 12,02,000 होगी। तो अगर आपको याद हो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में एक सीबीआईसी सर्कुलर है जो कि कहता है अगर आपके इनवॉइस पे आपने इनकम टैक्स वाला टीसीएस चार्ज किया है तो उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करना, क्योंकि वो एक इंटरिम लेवी है, वो कोई टैक्स नहीं है। इस सर्कुलर को यूज करके 2,000 को हम ऐड नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू में क्या ऐड होगा, 12 लाख रुपए ऐड होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नंबर मिलने हैं जिसके, वो इसके हैं कि 2,000 को ट्रांजैक्शन वैल्यू में नहीं ऐड करना। अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट ही सोल्ड गुड्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज, 1,000 यूनिट जो आइडली 400 रुपए पर के हिसाब से बेचने चाहिए, बट हमने 200 के हिसाब से बेचे हैं। सर 400 की चीज 200 की क्यों बेची, क्योंकि 200 रुपए पर यूनिट हमें स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगा। सब्सिडी से रिलेटेड आपको याद होगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई होता है, और यहां पर हम सब्सिडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिली है और वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट से नहीं मिली है। गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी कभी भी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होती, तो हमारे यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,000 इंटू 200 जो आपने कस्टमर से चार्ज करे हैं 2 लाख, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू होएगी। जो हमारी सब्सिडी मिली है 2 लाख रुपए की, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होएगी। और रीजन आप समझा दोगे, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में ये गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, issued credit note worth 1.5 lakh रुपए net of GST as discount to the registered dealers who purchased more than 5,000 units between यहां से यहां। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किया है, सप्लाई होने के बाद उनको क्रेडिट नोट के थ्रू मैंने डिस्काउंट दिया है। अंडर फेस्टिव बोनेंजा स्कीम डिक्लेयर्ड ऑन 1 अक्टूबर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। The above discount was invoice wise and with a condition of ITC reversal. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट 15 सबसेक्शन 3 में 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो अलाउड होता है। कंडीशन नंबर 1, हमने वो डिस्काउंट प्री एग्री कर रखा था, क्वेश्चन में लिखा है डिक्लेयर था। वो डिस्काउंट इनवॉइस से एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इनवॉइस वाइज डिस्काउंट दिया। और तीसरा, रेसिपिएंट ने आईटीसी अगर क्लेम किया तो उसे रिवर्स कर दिया।
हमने बता दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अकॉर्डिंगली ये 1,50,000 रुपए हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू से लेस हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद 15(3). पॉइंट 4, सोल्ड गुड्स टू ओल्ड एज होम फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1,00,000 रुपए। नॉर्मली हम 2 लाख का बेचते हैं। संवेदना एक एनजीओ है, 12 वाले में रजिस्टर्ड है, उसने हमें 30,000 रुपए की सब्सिडी दी है टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स टू ओल्ड एज होम। 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई के हिसाब से अगर सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट से आ रही है तो वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाती है, प्रोवाइडेड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, इट इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस। तो यहां पर ये सब्सिडी एनजीओ से आ रही है, बट सवाल ये है क्या ये डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस है या नहीं है। दो ओपिनियन यहां पर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको बोला था अगर हमारे गुड्स 1,00,000 के हैं और आपको सब्सिडी उससे कम अमाउंट की मिली है तो आप यहां पर ये मान के चला करो डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस है। तो मेरे हिसाब से यहां पर डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस मान के हम ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,00,000 की लेकर उसमें 30,000 की सब्सिडी को ऐड करेंगे, बीइंग नॉन गवर्नमेंट की सब्सिडी व्हिच इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली आप assumption लिख सकते हो कि यहां पर लिखा है टू एल्डरली पीपल लिविंग, उनकी सर्विस को एक्नॉलेज करने के लिए। तो इस लैंग्वेज से यह भी ओपिनियन लिया जा सकता है कि डायरेक्टली हमारे प्राइस से रिलेटेड नहीं था, हम ओवरऑल एक अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए एक ओवरऑल ग्रांट के रूप में मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर वो ओवरऑल ग्रांट माने तो उसके लिए वो ग्रांट आमतौर पे गुड्स की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब सजेस्टेड आंसर आएगा उसके अंदर आईसीआई मोस्ट प्रोबेबली यही assumption के बेसिस पे आंसर करके आया होगा दैट इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस। तो मेरे हिसाब से यहां पर ऐड होना चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे ने ऑल्टरनेटिव assumption क्लियर कट मेंशन करके वहां पर ट्रीटमेंट करी है तो आई थिंक आईसीआई को नंबर वहां पर देने पड़ेंगे। After analysis of the sale report of the first quarter, he decided to give a discount of 1% whose purchases exceed 25 लाख। अगेन जो क्वेश्चन है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का है। एक तो मुझे समझ नहीं आता इतने बड़े सिलेबस में आईसीआई सेम चीज दो बार क्यों पूछ रहा है। 2 पार्ट्स में तुमने सब्सिडी पूछ ली, 2 पार्ट्स के अंदर तुमने पोस्ट सप्लाई। अरे इतना कुछ है तुम्हारे पास पूछने के लिए, इतना बड़ा सिलेबस है, बच्चा बेचारा पढ़ के परेशान हो गया और आईसीआई सेम टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है। बहुत ही नाइंसाफी है। चलो ठीक है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में तीनों कंडीशन मैंने भी आपको रिवाइज कराई थी। उसके अंदर पहली कंडीशन होती है इट शुड बी प्री डिक्लेयर्ड। यहां पर पहली लाइन से क्लियर हो रहा है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द सेल रिपोर्ट। इसका मतलब ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पहले डिक्लेयर्ड नहीं था। पहले डिक्लेयर्ड नहीं था तो 15(3) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अकॉर्डिंगली 1,30,000 को आप लेस नहीं कर सकते। आप निल लिखोगे और रीजन लिख दोगे, एड लेस करने के बाद आप आंसर निकाल दोगे। तो मेरे हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से भी देखा जाए तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसी एमसीक्यू मुश्किल करे आईसीआई ने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव सिंपल बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6, Messrs Purvi Limited, a registered supplier of various goods and services, provide the following information pertaining to GST paid on inward supplies for the month of August 24। इनवर्ड सप्लाईज के बारे में है। इनवर्ड सप्लाई पे है तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आईटीसी का होगा। फिर भी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कंप्यूट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। हर किसी के साथ कि आईटीसी मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। आईटीसी का क्वेश्चन है, मौज हो गई आईटीसी की, क्योंकि आईटीसी का पॉइंट वहां पर भी आ गया तो पहले क्वेश्चन में और आईटीसी का अलग क्वेश्चन भी आ गया। परचेज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑब्लिगेशन अंडर सीएसआर। सीएसआर को लेकर आपको पता है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर क्लियर कट ये आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है, तो यहां पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 17(5) को याद कराने के लिए मैंने आपको क्लास में लर्निंग स्किल दे रखी है। कौन सी वाली? मेरे पास घर है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद फ्री होता है। मैंने कहा था सीएसआर जो फ्री वाली एक्टिविटीज करते हो आप, जो चैरिटी वाली एक्टिविटीज करते हो, उनके लिए जो भी गुड्स वगैरह खरीदते हो उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आप क्लियर कट 17(5) के रिस्ट्रिक्शन को मेंशन करेंगे ना, आईटीसी में निल लिख देंगे। परचेज रॉ मटेरियल 5,90,000 के, जिसके अंदर जीएसटी 90,000 के इंक्लूडेड था। 3 लॉट आ गए हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बट रिमेनिंग लॉट सितंबर में आएगा। ध्यान दो, हम आंसर निकाल रहे हैं अगस्त का, और अगर गुड्स रिसीव्ड इन लॉट होते हैं तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 कहता है कि आईटीसी तब मिलता है पूरे इनवॉइस का जब आखिरी लॉट रिसीव होता है। कंसिडरिंग दैट आईटीसी सितंबर में मिलेगा, बट हम अगस्त का क्वेश्चन कर रहे हैं तो फाइनल आंसर यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा। रीजन मेंशन कर देना, बिकॉज अभी सारे लॉट नहीं रिसीव हुए। कंपनी पेड फॉर आउटडोर केटरिंग एक्सपेंस फॉर लंच ऑफ इट्स फैक्ट्री एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द लंच आवर्स, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। नौकर चाकर के अंदर मैंने आपको पूरी याद कराया था कि वहां पर बहुत सारी एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि फूड, बेवरेज, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हो, ये सारी सर्विसेज का आईटीसी डिसअलाउड है।
वहां पर एक एक्सेप्शन होती है, अगर वो सर्विस आपको एम्प्लॉय को किसी मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर देनी होती है तो वहां पर 17(5) की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, आईटीसी मिल जाता है। यहां पर क्लियर कट दे रखा है इस खाना खिलाने की फैसिलिटी को कहीं पर भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, अकॉर्डिंगली आउटडोर केटरिंग की सर्विस 17(5) लग जाएगा और आईटीसी हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तीनों पॉइंट में आईटीसी नहीं मिलेगा, पहले वाले में 17(5) की वजह से, दूसरे वाले में 16(2) की वजह से और तीसरे वाले में 17(5) की वजह से। Purchase goods from Messrs Home Trader. All goods and invoices were received by the company in August 24 अगस्त में इनवॉइस आ गई, बट वन इनवॉइस आउट ऑफ दिस इनवॉइसेस हैज नॉट बीन फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यूजिंग आईएफएफ। आपको पता है हमारा 36 सबसेक्शन रूल 36 सब रूल 4 होता है, सेक्शन 16(2) के हिसाब से पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से वही आईटीसी जो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है सिर्फ वही ले पाओगे। और 2B में रिफ्लेक्ट तब होता है जब मेरा सप्लायर जो कट ऑफ डेट होती है 11 तारीख या 13 तारीख, उससे पहले पहले अपनी आउटवर्ड सप्लाईज रिफ्लेक्ट कर दे अपने जीएसटीआर 1 में, अगर मंथली फाइल कर रहा है, और अगर क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो आईएफएफ के अंदर रिफ्लेक्ट कर ले। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उसके अंदर, अगर वो उसके अंदर रिपोर्ट नहीं करेगा तो हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस केस के अंदर हमारे 2B में 1.5 लाख रुपए रिफ्लेक्ट होगा, 50,000 रुपए रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हमें आईटीसी भी 2 लाख का नहीं 1.5 लाख का मिलेगा। तो आप आईटीसी में 1.5 लाख क्लेम करोगे और 50,000 क्लेम क्यों नहीं करे उसका रीजन लिख दोगे। रूल नंबर सेक्शन नंबर रेफर कर दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना भी रेफर करो, रीजन सही होना चाहिए। Purchase raw material to manufacture the finished goods. Such finished goods were to be sold under buy one get one free. ये मैंने एक सीबीआईसी का सर्कुलर वैल्यूएशन वाले चैप्टर के साथ आपको बताया था। बाय वन गेट वन के अंदर आई थिंक 4 लीटर की पेप्सी के साथ माजा फ्री मिल रही है, कुछ ऐसा एग्जांपल बनाया था मैंने। वहां पर आपको मैंने बताया था जब एक के साथ एक फ्री होता है तो उसे कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई की तरह ट्रीट करके दोनों की आउटवर्ड सप्लाई मानी जाती है। और क्योंकि एक के साथ एक फ्री दोनों को आउटवर्ड सप्लाई माना जाता है तो आपने जो माजा खरीदी थी एक के साथ एक फ्री देने के लिए उसका आईटीसी भी मिल जाएगा, क्योंकि माजा के ऊपर आउटवर्ड टैक्स पे हो रहा है, कंसीडरिंग इट टू बी अ कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई। तो यहां पर हमें आउटवर्ड के बारे में नहीं बताना, हमें यहां पर यह बताना है वो रॉ मटेरियल जो तुमने एक के साथ एक फ्री के लिए यूज किया है क्या उसका आईटीसी मिलेगा। द आंसर इज यस, उसका आईटीसी मिलेगा। सीबीएसई सर्कुलर ने क्लियर कट बोल रखा है एक के साथ एक फ्री देने वाली चीजों को आउटवर्ड में सप्लाई बोला जाता है, कॉम्पोजिट या मिक्स मान के, और उनके खरीदने पर आईटीसी अलाउड हो जाता है। तो यहां पर उन्हें आईटीसी अलाउ हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हर चीज 5-5 नंबर मतलब एक नंबर की है, आसानी से नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, डिटरमिन वेदर सर्विसेज आर टैक्सेबल और नॉट। अगेन एग्जेम्पशन वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा। ध्रुव प्रिंटिंग प्रेस, a registered entity, received an order of 1.5 लाख रुपए from विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, a private ITI providing the course। कौन किसको सर्विस दे रहा है? ध्रुव को ऑर्डर मिला है, यानी ध्रुव सर्विस दे रहा है प्रिंटिंग की, किसको? विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि एक आईटीआई है। आईटीआई आपको याद होगा, आईआईटी नहीं, आईटीआई मैंने आपको कहा था वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और अगर ये अप्रेंटिस एक्ट के अंदर नोटिफाइड है तो अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग करने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। ठीक है जी। और ये प्रिंटिंग किसके लिए यूज हो रही है? क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट, आंसर बुकलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें ध्यान दो, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या सप्लाई कर रहा है उस पर कमेंट नहीं करना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो अपने बच्चों को जो भी सर्विस देता है या कंडक्ट ऑफ एग्जाम देता है वो तो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कमेंट करना ही नहीं, हमें इस सर्विस पे कमेंट करना है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनवर्ड सप्लाई के अंदर अगर आप देखो तो वहां पर मैंने आपको क्लियर कट क्या करवाया था, प्री स्कूल के लिए 5 अलग अलग इनवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट होती हैं, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ के अंदर 2 एग्जेम्प्ट होती हैं, अपना अप्रूव्ड वोकेशनल के अंदर सिर्फ एक ही सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, कौन सी? कंडक्ट ऑफ एग्जाम। तो यहां पर जो प्रिंटिंग सर्विस हो रही है ना, दैट इज पार्ट ऑफ द सर्विस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, क्योंकि हम प्रिंटिंग किसकी कर रहे हैं? क्वेश्चन पेपर वगैरह की। अकॉर्डिंगली यहां पर हम कंडक्ट ऑफ एग्जाम सर्विस दे रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन रजिस्टर्ड एंटिटी चार्ज 50,000 रुपए एफिलिएशन फीस फ्रॉम अ स्कूल रन बाय धर्मपाल ट्रस्ट 12AA। ये तो इस बार की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, हाईलाइट कराई थी। एफिलिएशन सर्विस हमारी एग्जेम्प्ट है, बट तभी अगर एफिलिएशन सर्विस जो है हम गवर्नमेंट स्कूल को दे रहे हैं। यहां पर ध्यान दो, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, अकॉर्डिंगली यहां पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। पॉइंट नंबर 1 भी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, पॉइंट नंबर 2 भी एजुकेशन, और ये तो मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कराया था कि भाई इसके अंदर तो अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट तो मैंने कहा था एग्जाम में आती है। एक वेलनेस हॉस्पिटल है, उसमें 19,500 रुपए चार्ज किए गए आईआईसीयू के, हार्ट अटैक से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो रही थी 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए 19,500 है, तो 19,500 डिवाइड बाय 3,
पर डे का 6500 चार्ज किया गया। आपको पता है आमतौर पे अगर हॉस्पिटल में 5000 से ज्यादा का चार्ज करे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलती, बट 5000 से ज्यादा चार्ज करने पे अगर वो सीसीयू के लिए, आईसीयू के लिए, नेटिव इंटेंसिव एनआईसीयू के लिए या आईसीसीयू के लिए हो तो वहां पर 5000 से ज्यादा होने के बावजूद एग्जेम्प्ट होता है। तो इस केस के अंदर आप मेंशन करोगे ऑल्दो द चार्जेस आर मोर देन 5000 पर डे, बट स्टिल यहां पर एग्जेम्पशन है। City Care Hospital, a registered entity, entered into an arrangement with Swastik Caterers, a registered entity, to supply food to inpatient. Swastik Caterers sends a monthly bill to the hospital supplied by them. अब ध्यान दो यहां पर क्या है, ये है केटरिंग वाला, ये सप्लाई कर रहा है हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल आगे सप्लाई कर रहा है इन पेशेंट्स को। इसके ऊपर सीबीआईसी का सर्कुलर है क्लियर कट। हॉस्पिटल जो इन पेशेंट्स को सप्लाई कर रहा है वो कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट हो जाता है और वो फूड एग्जेम्प्ट हो जाता है, बट जो केटरिंग वाला है वो जो सर्विस देता है वो टैक्सेबल होती है। तो आप देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने केटरिंग वाले की टैक्सेबल सप्लाई नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हॉस्पिटल। तो आप यहां पर हॉस्पिटल पे कमेंट करोगे हॉस्पिटल ने जो केटरिंग सर्विस लेकर आगे सर्विस दी है वो एग्जेम्प्ट है। चाहो तो ये भी कमेंट कर सकते हो जो केटरिंग वाले ने सर्विस दी है वो टैक्सेबल है और हमारा सर्कुलर बोलता है इसका आईटीसी हॉस्पिटल को नहीं मिलेगा। तो आप आईटीसी पे कमेंट बेशक ना करो, बट मेरे हिसाब से दोनों पे कमेंट करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये वाला पूछा है, ये वाला पार्ट पूछा है, बट ये वाला पार्ट पे भी कमेंट कर दो तो आई थिंक आप एक सेफ साइड पर हो। पूरा क्वेश्चन एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर पे, और अगर आपको मैं 1.5 डेज की जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई थी याद कराऊं तो मैंने आपको वहां पर गिनती के 5 सेक्टर या 6 सेक्टर बताए थे। मैंने कहा था अगर चैप्टर छोड़ने का मन करे ये सेक्टर जरूर कर लेना। उसमें एजुकेशन भी बताया था, हेल्थ भी बताया था। अगर आपने वो 5 या 6 सेक्टर कर लिए होते जो मैंने आपको बताए थे तो हो जाता। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंतर्यामी हूं, मैंने पेपर प्रेडिक्ट कर लेता हूं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक खुद बनाता हूं यार, मैं अपना जो पूरा A to Z क्वेश्चन बैंक होता है मैं एक एक क्वेश्चन खुद देखता हूं, कुछ जगह पे तो टाइप भी खुद करता हूं। तो मुझे ना सारे क्वेश्चन पता हुए हैं पिछले बार में कितने पूछे गए हैं, तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। और अगर पेपर पैटर्न के हिसाब से आ जाए तो मेरी कही हुई हर चीज सच तो हो जाती है। तो इस बार मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इस बार का जो पेपर आया वो पैटर्न बेस्ड आया है। पैटर्न बेस्ड आया तो मैंने जो भी 1.5 डेज में बोला वो सब सच हो गया। अगर वो पैटर्न से हट के आता तो शायद मैं गलत हो जाता। तो आपको ना सेफ साइड पे चलना होता है, पैटर्न वाली चीजों को तो करना ही करना होता है, क्योंकि जब इस तरह का पेपर हो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करे हैं तो भी। 7A ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, सेक्शन 50 से रिलेटेड है और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर यही एकलौता सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चन बार बार हर साल पूछा जा रहा है। मैंने इनफैक्ट इस बार के जो अपडेटेड चार्ट्स दिए थे मई 25 वालों को, वहां पर सेक्शन 50 भी पूरा अमेंड कर दिया है। वहां पर पूरा एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने वो सेक्शन दे रखा है। तो जो इलस्ट्रेशन मैंने अपने चार्ट्स में दे रखी है ना, लगभग ये वही इलस्ट्रेशन है अगर आप इसे टाइमलाइन पे बनाओ। वहां पर मैंने अपने चार्ट में टाइमलाइन बनाकर इलस्ट्रेशन बना रखी है। इस डेटा को टाइमलाइन पे पिराओ तो आपको पता लगेगा वो इलस्ट्रेशन जो हमने अपने चार्ट्स में करी थी सेम टू सेम इलस्ट्रेशन हमारे एग्जाम में आई है। पढ़ो जरा एक बार। मिस्टर रंजन अवेल्ड आईटीसी ऑफ 1 लाख रुपए इन जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून 2024। आईटीसी लिया हमने, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निल थी, तो जून के अंदर आईटीसी लेने के बाद हमने उस आईटीसी को यूज नहीं किया, वो अनयूटिलाइज पड़ा रहा। His interest rate supply for the month of July is 5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी का रेट 18% है। जुलाई के महीने में 5 लाख का 18%, 90,000 की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी और हमने आईटीसी को 1 लाख के आईटीसी को जो जून की रिटर्न में लिया था इसके अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया। क्या अभी भी 10,000 रुपए बच गया होगा? नहीं बच गया होगा? यस। हमने जुलाई महीने की रिटर्न फाइल कर वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B 22 सितंबर को हमने रियलाइज किया कि हमने ये जो 1 लाख का आईटीसी लिया था ये रॉन्गली अवेल्ड था, इसीलिए हमने इस आईटीसी को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया और रिवर्स किया 30 सितंबर को। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है, रिवर्स करने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, अगर जून की रिटर्न 19 जुलाई को हुई है, जुलाई की रिटर्न 25 अगस्त को हुई है और हमारी ड्यू डेट वैसे तो 20 तारीख है, बट जुलाई महीने की ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 22 तारीख हो गई थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान दो, सेक्शन 50 हमारा कहता है कि अगर हमने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है एंड अवेल होने के साथ साथ रॉन्गली यूटिलाइज भी कर लिया है उसको, तभी इंटरेस्ट लगेगा। अगर सिर्फ अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, यूटिलाइज करने से पहले रिवर्स कर दिया तो नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो रॉन्गली अवेल्ड 1 लाख है बट यूज 90,000 हुआ है, तो फर्स्ट थिंग इज
इंटरेस्ट सिर्फ 90,000 पे लगेगा, रिमेनिंग 10,000 जो अनयूटिलाइज्ड है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, इंटरेस्ट कितना होता है? 18%। और थर्डली, कब से कब तक होता है? वो लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल, आपका कौन सी डेट तक? टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। रिवर्सल की डेट तो 30 सितंबर है, बट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होती है? आपने जिस महीने के अंदर उसे यूज किया, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो टू दैट एक्सटेंट कम हो गया, उस महीने की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। हमारा यूटिलाइज हुआ है जुलाई के महीने में, ध्यान दो जुलाई के महीने की ड्यू डेट कितनी थी? 20 अगस्त नहीं, क्वेश्चन ने बोल रखा है हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड होके 22 अगस्त हो गई थी, और एक्चुअली फाइल कब करी है? 25 अगस्त। तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से डेट ऑफ यूटिलाइजेशन 22 अगस्त होएगी। तो आपका फाइनल आंसर, आप 90,000 पे 18% लगाओगे, कब से कब तक? 22 अगस्त टू 30 सितंबर डेज कैलकुलेट कर लो, और डिवाइड बाय 365 करना मत भूलना। ये कैलकुलेशन करने के 5 नंबर मिलने वाले हैं, और आपको इतना पता है, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिख के नंबर कैलकुलेट करने के तो 5 नंबर मिलेंगे नहीं, आपको पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो ये समझाना पड़ेगा रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड नहीं है तो 10,000 पे नहीं लगाया, 90 पे लगाया। फिर आपको ये समझाना पड़ेगा डेट ऑफ यूटिलाइजेशन का प्रोविजन बताना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली 22 अगस्त कहां से आया वो बताना पड़ेगा। फिर कैलकुलेट करोगे तब जाकर आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। सिर्फ ये लिख के आंसर निकालने के 5 में से 5 नहीं आएंगे। ठीक है, चलो मेरे पास एक और क्वेश्चन हो गया यूटिलाइजेशन कराने के लिए। मैं तो क्वेश्चन गिनता रहता हूं क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। कभी आउटपुट टैक्स की रॉन्ग पेमेंट की वजह से आता है, कई बार आईटीसी की वजह से आता है। तो हमारे वही लिमिटेड इलस्ट्रेशंस हैं, हर बार बढ़ती जाती हैं, और हर बार पेपर में वही सेम क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन 50 में से। Briefly discuss the provision relating to verification of goods in transit under e-way bill. e-way bill टॉपिक से रिलेटेड है। गुड्स जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहे होते हैं तो आपके इनवॉइस चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि आपके गुड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर सेम है। फिर ट्रांजिट के समय जो चेकिंग होती है उसकी एक रिपोर्ट सबमिट होती है। एक बार गुड्स आपके चेक हो जाएंगे तो उसके बाद पूरे देश में कहीं और चेक नहीं होंगे। एक स्टेट के अंदर अगर चेक हो गया तो बाकी सारे स्टेट्स के अंदर गुड्स पास थ्रू हो जाएंगे। ये सारे प्रोविजन ई-वे बिल के अंदर दे रखे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है जी, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 8। एज पर सेक्शन नंबर 7, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा सेक्टर, डेफिनेशन लिख दी। डिस्कस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट व्हेन एन एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन और इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल नंबर 1, चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? अगर हमने परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स किया है जिसके ऊपर आईटीसी क्लेम किया था। दूसरा, अगर हमने अपने गुड्स एंड सर्विस इन द कोर्स एंड फर्दरेंस दी हैं किसी रिलेटेड पार्टी को या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को। तीसरा, अगर मैंने अपने गुड्स ट्रांसफर करे हैं अपने एजेंट को और वो मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पर इनवॉइस अपने नाम में इनवॉइस इशू करने के लिए एलिजिबल एंटाइटल्ड है। और फोर्थ, अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी या फ्रॉम अ एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये आप मेंशन करोगे। नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस के लिए 7(1)(b), यहां पर एक ही सर्विस होती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये दोनों आपको मेंशन करने हैं, बेसिकली सप्लाई वाला चैप्टर मेंशन करना है, एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू सीटीपी एंड एनआरटीपी। ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, 90 दिन की वैलिडिटी मिलती है, फर्दर चाहो तो 90 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंड करा सकते हो। अगर 90 दिन के लिए एक्सटेंशन कराओगे तो एडिशनल डिपॉजिट देना पड़ेगा। वही किस्सा बेटा, वही सेम क्वेश्चन। डेफिशिएंसीज ऑफ द अर्थवाइज रिजीम, ये तो हमारे पहली 2 क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। 4 डेफिशिएंसीज मैं आपको बताता हूं आमतौर पे। पहली डेफिशिएंसी कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग भी ड्यू टू डिनायल ऑफ आईटीसी होता है और कैस्केडिंग भी ड्यू टू डुअल टैक्सेबल इवेंट होता है। इसके अलावा लैक ऑफ क्लैरिटी बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन हो रही होती है। और हमारा तीसरा था कि मल्टीपल लॉ होते हैं, खासकर वैट के अंदर, जहां पर हर स्टेट अपना अपना वैट लॉ बनाती थी और वो एक दूसरे से अलग है। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आप लिख सकते हो। ठीक है। Section 31 requires the tax shall be invoiced at or issued before the delivery. Specify the situation जब tax invoice can be issued after the delivery of the goods. अगर मैंने आपको वहां पे पूरा ब्रिटानिया का एग्जांपल बताया था कि अगर गुड्स निकालते समय आपको क्वांटिटी डिटर्मिनेबल नहीं है तो आप गुड्स के रिमूवल डिलीवरी चलान पे कर देते हो, और जब क्वांटिटी असर्टेनेबल हो जाती है उस समय इनवॉइस काट दिया जाता है। सिमिलरली, अगर आप अपने गुड्स जॉब वर्क के ऊपर भेज रहे हो या आप अपने गुड्स अपनी ही ब्रांच को भेज रहे हो एंड दैट ब्रांच इज नॉट योर डीडीपी, वहां पर डिलीवरी चलान आता है। इसके अलावा सेमी नॉक्ड और कंप्लीटली नॉक्ड, मतलब अगर आप
गुड्स वहीं जाके कंस्ट्रक्ट करोगे, असेंबली पॉइंट पे जाकर करोगे। अभी पार्ट्स में भिजवा रहे हो तो पहले डिलीवरी चलान पे भेजते हो, और वहां जाने के बाद जब आपने उन्हें असेंबल कर दिया और सप्लाई करी तो उस समय आपको इनवॉइस इशू करना होता है। ये सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस करी हैं। बस एक बार उसने क्या किया है, डिलीवरी चलान कहां कहां आता है वो सारी चीजें एक साथ आपसे पूछ ली है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला, नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी टफ, एन एवरेज पेपर जो सीए के लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट के लेवल पे पूछा जाएगा, जहां पर उसने अमेंडमेंट्स भी पूछी, जहां पर उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पूछे। एग्जामिनेशन चैप्टर में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पूछा, पीजीबीपी पूछा, सैलरी पूछा, हाउस प्रॉपर्टी पूछा, थोड़ा सा टीडीएस से प्रोविजन आया, रेजिडेंशियल स्टेटस से आया, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ से आया। यानी दीज आर द टाइप ऑफ चैप्टर्स जिनसे आप एक एवरेज पेपर मानते हो। एमसीक्यू आई रिपीट टफ थे, कंफ्यूजिंग थे, बट डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर ऐसा मुझे कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट नहीं लगे। कुछ पॉइंट में जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया भी सही, उनको मैं छोड़ भी दूं तो बाय एंड लार्ज आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार बच्चे 70 मार्क्स में से अच्छा स्कोर करेंगे। 30 में से आई डोंट नो उन कंफ्यूजिंग वाले एमसीक्यूज जिनके अंदर कंफ्यूजन वाले पॉइंट थे, वहां पर अगर आईसीएआई ने ग्रेस मार्क्स दे दिए तो इस बार टैक्स में बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं तो आई एक्सपेक्ट बच्चों के एमसीक्यू के अंदर मार्क्स कटे होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट आवर पेपर एनालिसिस। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपका व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है तो आप जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, क्योंकि ये जब मैं पेपर पढ़ रहा हूं, मैं जिस दिन पेपर हुआ है उसके अगले दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने पहली बार पेपर पढ़ा और मेरे दिमाग में जो आया मैंने उसके बेसिस पे ये वीडियो बना दी। हो सकता है कहीं पर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट करा हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी इस वीडियो में कोई करेक्शन होगी तो वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको वैल्यू एडिशन लगती है तो इस वीडियो को जरूर किसी ऐसे बच्चे के साथ शेयर करिएगा जिसने May 25 के अंदर ये एग्जाम दिए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि गूगल के एल्गोरिथम को पता लग जाए कि बंदे ने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। इसके बाद सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए हमारी आगे की मैराथन और आगे की जो रिवीजन वीडियोस हैं, इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस भी हैं, वो सारी आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप में से कुछ बच्चों ने May 25 का पेपर ना देके सितंबर 25 का दिया है, तो अगले कुछ दिनों से ही हमारा सारा रिवीजन कंटेंट सितंबर 25 के लिए शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।